अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नदामत पार्ट 2। राइटर पलवशा साफ़ी। किस्ते कज़ियाल की कहानी। कॉरिडोर में शोर और गुल मचा था। वो रश को चिरती फाइल संभाले आगे आई। दरवाजे के सामने खड़े हवलदार को तारुफ पूछने की ज़रूरत न पड़ी। सफ़ेद कपड़ों पर ज़ेब तनकिए चमकते काले कोट ने उसके पेशे की वजाहत अस खुद कर दी थी। न्यूज़ रिपोर्टर्स जो मुसलसल अंदर कैद शख्सियत की एक झलक कैप्चर करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, उनको परे करते हवलदार ने बड़ा अहनी मजबूत दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने दिया। वो धक्कम पेल से बचने तेज़ी से जेल के अंदर दराई। चलते चलते सबसे आखिर में बने खाकी रंग से पेंट किए बड़े कमरे में दाखिल हो गई। इस कमरे में वस्ती दीवार पर लगे ट्यूब लाइट के सामने कैदियों की यूनिफॉर्म पहने खड़े शख्स की इस जानिब पुश्त थी। हाथ कमर के पीछे बांधे इस बशर में कोई हरकत ना थी। दरवाजे के खुलने, किसी के अंदर आने और दरवाजे के वापस बंद होने की आवाज़ पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। सैंडल के टिक टिक से उसने किसी खातून के अंदर आने का अंदाज़ा तो लगा लिया, मगर वो खातून जो इस वक्त वहाँ मौजूद थी, उसका आना मुखालिफ जिन्स के वहम गुमान में भी ना था। वो मुस्तरिब होने लगा। बाहर के मुकाबले इस बंद चार दीवारी में मुकम्मल खामोशी थी। दो नफूस के चलती सांसों के अलावा कोई आहट भी न हुई। इस साकित वजूद को हरकत में लाने उसने कोई पहल नहीं की, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी वो चाहती थी कि पहल उसके जानिब से हो। टिक टिक करती ब्लैक कलर हील पर चलती वो करीब आई। कदरे करीब आने पर जब मुखालिफ जिन्स की खुशबू उसके नत्थों में पड़ी तो उसने तेज़ रोशनी के बायस सख्ती से मीची आंखें खोल ली। हज़ारों के मुजम्मा में भी वो इस मौहूम सी महक को पहचान सकता था। फिर चार दीवारी के कमरे में सिर्फ उन दोनों की मौजूदगी में क्यों करना पहचानता। पीछे खड़े वजूद को पहचान कर उसकी धड़कन तेज हो गई। सांसों की रफ्तार में नुमाया इजाफा हुआ जो उसके पीछे खड़ी मोहतरमा ने महसूस कर ली। अलबत्ता दोनों में खामोशी अब भी माइल थी। क्या ये इत्तेफाक था या मुकद्दर का खेल या माजी लौट कर आया था? दोनों को ही समझने में वक्त लगा। एक अरसा उन्होंने एक दूसरे को नज़रअंदाज करके गुजारा था। एक मुद्दत लगी थी जुदा होने में, मगर तकदीर फिर से उन दोनों को रूबरू ले आई थी। इस मर्तबा जीत किसकी होने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। खामोशी का सिलसिला अहनी दरवाजे के फिर से खुलने और बंद होने पर टूटा। समा में बूटों की छाप गूंज गई जो हर कदम के साथ नज़दीक होती गई। सॉरी, मैं रश में फंस गया था। समर ने अपने जानिब से माजरत ख्वाह होते वकील साहिबा को देखा। वो बिना पलक झपकाए उस शख्स के पीठ को देख रही थी। उसने समर के माजरत का कोई जवाब न दिया। भाई, लायर आपसे मिलने आई हैं, उसने जानबूझकर महज इतना ही कहा। लंबा सांस खारिज करते वो एड़ियों के बल पूरा घूमा। नजरें अब झुकी हुई थी। वकील साहिबा जानती थी ये शर्मिंदगी के बायस नहीं, बल्कि इससे ना मिलाने की खातिर झुकाई गई है। दिल के कोने में कहीं दर्द सा उभर कर मालूम हुआ था। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? अपना प्रोफेशनल अंदाज अपनाते वो कंधे से कुछ नीचे जाते स्टेप कटिंग किए भूरे बाल झटक कर सेंट्रल मेज के आमने सामने रखे चेयर्स के जानिब बढ़ गई। उसने साकित खड़े हुए ही ब्राउन आंखों की पुतलियां घुमाकर समर को घूरा जरूर था। उसके घूरी में शिकवा, शिकायत, गुस्सा, मलाल हर जज्बा मौजूद था, जिस पर समर के गले में गुठली उभर कर मालूम हुई। लंबे डग भरता वो वकील साहिबा के मुकाबिल नशिस्त पर जा बैठा। समर खामोशी से पैरवी करते वकील साहिबा के साइड पर खड़ा हो गया। धड़कते दिल के साथ उसने रेड कलर की फाइल खोली और सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया। डॉक्टर जियाल बट, आप अपनी बीवी को कत्ल करने के संगीन जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं। आपने अपनी बीवी को क्यों मारा है? उसकी आवाज़ किसी भी जज्बात से आ रही थी। डॉक्टर जियाल बट ने घनी पलकें उठाकर उसके शफाफ चेहरे पर नजर डाली। यहाँ उसकी पलकें उठी, वहाँ वकील साहिबा की झुक गई। वह आज भी नहीं बदली थी। वही चेहरा, वही नज़ाकत, वही मासूमियत। कुछ बदला था तो बात करने का अंदाज, लहजे में मिठास की जगह कड़वाहट आ गई थी। अपने दिल को काबू करते वो कनकारा। समर, मैंने तुम्हें डिफेंस लायर लाने के लिए कहा था, प्रोसिक्यूटर लायर नहीं। उसने वकील साहिबा को जवाब देने के बजाय आबरू उठाकर समर को घूरा। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते एक पल के लिए लायर साहिबा के धड़कन बढ़ गई, मगर वक्त रहते खुद को कंपोज किया। मैं आपकी डिफेंस लायर ही हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कनकारी। तो सवालात मुतगैर होने चाहिए, जैसे कि आप मुझे कैसे यहाँ से निकाल सकती हैं, कैसे ये इल्ज़ामात हटा सकती हैं, मेरी बेल कब तक होगी, मुझे इस केस से रिहाई कब मिलेगी, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है या नहीं, ये मालूम करना प्रोसिक्यूटर का काम है, डिफेंस लायर का नहीं। दबे दबे गुस्से से कहते जियाल ने तंदी से मेज़ पर हाथ मारा। मुकाबिल सीट पर बैठी वो अपने इस्तिराब को काबू करने सीने पर हाथ बांध गई और उसके लहजे का कड़वा घूंट पीने लब भींच लिए। समर इन दोनों के मुबाहिसे को तकरार का रूप लेते देख मुझसब होने लगा। अदालत में किसी भी किस्म के सवालात हो सकते हैं मिस्टर सियाल,
मुझे डिफेंड करने हर सवाल का पुरएतमाद जवाब देना है, इसलिए अपने मुवक्किल की सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। वो भी इसी कुव्वत से मेज़ पर हाथ मारते गोया हुई। वही अदा, वही गुस्सा। ज़ियाल दिल ही दिल में अफसुर्दगी से मुस्कुराया मगर बज़ाहिर कंपोज रहा। चंद सानी बाद उसके आबरू तन गए, गर्दन की रगें उभरने लगीं। पैर पटक कर उठता उसने चेयर पर धकेली और समर के सर पर जा ठहरा। मुझे कोई प्रोफेशनल तजुर्बाकार डिफेंस लॉयर चाहिए जो मेरी तफ्तीश के बजाय मुझे यहाँ से निकालने की तरकीब ढूंढे। उसके वाइट कॉटन शर्ट का कॉलर दबोच कर धाड़ा जिस पर समर सहम सा गया। समर ने वजाहत देने लब खोले मगर आवाज़ हलक में ही रह गई। मामला संभलने के बजाय बिगाड़ के जानिब गामजन था। चाहे दुनिया का कोई भी लायर कर ले, डॉक्टर सियाल जब तक सच्चाई नहीं बताएंगे वो आपको डिफेंड नहीं कर पाएगा। वो सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हुई। मिस्टर समर, पहले अपने भाई को तमीज़ सिखाए फिर आएगा मेरे पास उनका केस लेकर, कराहट भरे लहजे में जवाब देती वो गुस्से में आते कमरे से बाहर निकल गई। उसके तंज पर ज़ियाल ने आंखें मीचकर तकलीफ का कड़वा घूंट गले के नीचे उतारा। भाई, वो हमारी मदद करना चाहती है, आप प्लीज़ इनसे। समर ने हद कोशिश नरमी से समझाने की कोशिश की पर ज़ियाल बीच में ही उसकी बात काट गया। मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, चाहे मैं उम्र भर के लिए कैद हो जाऊं, पर मैं इसके आगे कभी नहीं झुकूंगा। एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकता मैं। उंगली उठाकर तंबीह करते वो मुड़कर जाने लगा। समर ने सदा देकर रोकना चाहा मगर ज़ियाल हर सदा अनसुनी करते दरवाजे से निकलकर सलाखों के पार अपने सेल में जा चुका था। ज़ियाल खाली 4 दीवारी में कैद सीमेंट के ठंडे फर्श पर सीधा लेटा अपनी जिंदगी के बीते शब वो रोज याद करने लगा। कमरे के रोशनदान से सूरज की तेज किरणें अंदर आती और फिर बादलों के खलल से हल्की पड़ जाती। वो हसीना भी इसकी जिंदगी में मोहब्बत के किरण बनकर आई थी। अमाजी कराची एक्सपो सेंटर में चलते एग्जीबिशन में लोगों का रश कम होने लगा। रात के 10 बजते सब घरों को लौटने लगे। ज़ियाल, समर और मीशाइम भी एक दूसरे का हाथ थामे गेट के जानिब चल रही थे। दूसरी तरफ उनसे कदरे आगे एल्जिना अपनी ममा राना का हाथ थामे हुए थी और याशिम बेटे को गोद में उठाए अपनी फैमिली का मुहाफिज बने उन आगे चल रहा था। 15 साला जामुनी कलर करते पाजामे मलबूस और कंधों तक आते बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए एल्जिना ने राना के साथ साथ चलते गर्दन घुमाकर पीछे आते कजिन्स को देखा और लब भींचे। नीम दिल मुस्कुराहट से नवाजते हाथ हिलाकर बाय का इशारा किया। उसकी बेजान मुस्कान और मासूम नजरों में ये बात साफ रकम थी कि वो ममा के आगे बेबस है। जवाबी तौर पर 10 साला मीशाइम और 14 साला समर ने भी हाथ हिलाकर रुखसत किया जबकि 16 साला ज़ियाल बेतासुर रहा। ये उनकी दौरे बचपन की आखिरी मुलाकात थी जो होके भी न हो पाई थी। मौसम गर्मा के तातीलात की आखिरी रात थी। अगले दिन से इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तारीख शाये होने वाली थी। वैसे तो वो पढ़ाई में अच्छी थी और हर इम्तिहान में टॉप नंबर्स लिया करती थी मगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स का नाम अस खुद खौफ ज़दा कर देता है। रात 12 बजे घर के दीगर अफराद नींद की वादियों में थे जबकि 16 साल की एल्जिना के कमरे में हर सू रोशनी फैली थी। वो केमिस्ट्री की किताब दोनों हाथों में थामे दाएं से बाएं चक्कर लगा रही थी। तमाम मज़ामीन में से महज केमिस्ट्री का मजमून ही था जो उसके समझ से परे था। ओफो, ये लेसन तो याद ही नहीं हो रहा। आखिरकार तब कर बेड के पायंती से टिक गई। एल्जिना नूरिस सिद्दीकी कच्ची उम्र की खूबरू लड़की थी। उसके कद काट और नकूश नूरिस पर गए थे और रंग राना पर हल्के सफ़ेद रंगत के साथ लंबी ठीकी नाक, गुलाबी होंठ और गोल भूरी आंखें उसके हसीन सरापे में खूबसूरत इजाफा था। पायंती पर बैठे उसकी आंखें धुंधला गई। जब माथे पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि बुखार सर चढ़ने को है। अगला ख्याल उसे राना को खबर करने का आया तो वो तेजी से बुक बेड पर फेंकती बाहर को लपकी। तेज बुखार से सर चकरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। पहली मंजिल के दाएं जानिब आखिरी कमरा याशिम और राना का था। एल्जिना मुहतात अंदाज में डगमगाते कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और मम्मा पापा के बेडरूम का दरवाजा बजाया। उसे अपना सर भारी होता महसूस हो रहा था। आखिरी दस्तक पर याशिम ने दरवाजा खोला मगर एल्जिना कुछ कहने से कबल उसके बाजुओं में बेहोश हो गई। ट्राउजर और शर्ट में मलबूस एक झटके से गनुदगी से निकलते याशिम ने उसे थाम लिया। ज़ेनी, क्या हुआ? याशिम घबरा गए और उसे संभाले गाल थपथाया। राना उनके पास आई और ज़ेनी की हालत देखकर दहल गई। पेशानी पर हाथ की पुश्त रखकर जब बॉडी टेम्परेचर आसमान को छूता पाया तो वो घबरा गई। याशिम इसे अस्पताल ले चले, जल्दी। राना ने ज़ेनी की हथेली मसलते हिदायत दी। याशिम ने सर को खम देते ज़ेनी को बाजुओं में उठा लिया। राना ने नाइट गाउन पर ही चादर ली और दोनों आगे पीछे तेजी से बाहर के जानिब बढ़ गए। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर फैजान ज़ेनी के चेकअप में मसरूफ थे। 10 से 15 मिनट के तफसीली मुआयने के बाद वो याशिम और राना के रूह भर हुए। मिस एल्जिना कभी किसी बड़े सदमे से गुजरी हैं क्या? कब से इसे ऐसा दौरा पड़ता है? डॉक्टर ने नताइज पर पहुंचने से पहले सवाल किया। जी, वो बचपन में इसके सामने मेरे और ज़ेनी के पापा में झगड़ा हो गया था। इस सदमे से वो काफ़ी दिन बीमार रही थी। तब से जब भी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है अचानक बेहोश हो जाती है। राना ने मुख्तसर वजाहत दी। अम्मा, फिर तो इसे ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रखिए। ये बेहोशी नहीं है, इसे फेट सा दौरे पड़ते हैं। ये दिमागी कमज़ोरी के बाइस होते हैं। वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाएंगे, पर बार बार दौरा आना ठीक भी नहीं है।
हर दौरे के साथ बेहोशी का दौरानिया बढ़ता जाएगा, इसलिए इसे बहुत एहतियात करना होगा। मैं कुछ मल्टीविटामिन मेडिसिन लिख देता हूँ, बाकी जैसी इसे होश आए आप घर ले जा सकते हैं। जरूरी हिदायत देकर डॉक्टर ने एक नज़र गर्दन मोड़कर एल्जिना को देखा था, जो अब बर वक्त इलाज के जेर असर पुरसुकून लग रही थी। थैंक यू डॉक्टर, याशिम ने मशकूर होते मुसाहिफा किया। डॉक्टर सर को खम देकर आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे बाद एल्जिना घर लौट आई थी। राना उसके लिए जूस बनाने किचन में चली गई। फिल वक्त कमरे में बेड किनारे बैठे याशिम और उनके दाएं जानिब लेटी ज़ेनी मौजूद थे। ज़ेनी, इस 1 साल में ये दूसरा दौरा है, ऐसी भी क्या टेंशन है? याशिम वाकई फिक्रमंद हुआ। बस पढ़ाई की टेंशन है पापा, और कुछ नहीं। ज़ेनी ने उठकर उनके कंधे से सर टिकाकर खुश मिजाजी से जवाब दिया। वह याशिम की फिक्रमंदी दूर करना चाहती थी। पक्का ना, किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? याशिम रोशन फिक्र और नए जनरेशन की सोच समझ रखने वाला बाप था। उसे ऐसा सवाल पूछने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। अलबत्ता एल्जिना के गाल सुर्ख होने लगे। पापा, मैं ऐसी लड़की लगती हूँ आपको? वो बुरा मान गई। ज़ेनी, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। मोहब्बत फितरी अमल है, उसे रोका भी नहीं जा सकता। मैं कभी तुम्हें मोहब्बत करने से नहीं रोकूंगा। हाँ, मगर मोहब्बत करके उसे छुपाना और प्यार के नाम पर गलत रास्ते पर चलना जुर्म है। इस पर मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। याशिम ने पुरएतमादी से समझाया और एल्जिना के कंधे के गिर्द बाजू हमाइल करके शाना थपथपा कर हौसला दिया। मुझे कभी मोहब्बत हुई तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। फिलहाल एग्जाम स्टॉप कर लूं बस। ज़ेनी ने याशिम का मजबूत हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आजकल तालीम को भी रेस बना दिया है लोगों ने। माँ बाप बच्चों को टॉप करने के लिए इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बीमार हो जाते हैं। चच। याशिम ने मुआशरे के हालात पर लब भींच कर सर झटका। ज़ेनी, तुम्हें ग्रेड भी ले लोगी तो हमारे लिए बहुत है। टॉप करने के चक्कर में खुद को बीमार मत करो। पढ़ाई सीखने के लिए करो, टॉप आने के लिए नहीं। आखिरी हिदायत कदरे रौब से दिया गया। ज़ेनी ने मुतबस्सम होकर सर इस बात में जंबिश दिया। राना महज ज़ेनी के बजाय याशिम और खुद के लिए भी जूस बना लाई। इस परेशान कुन हालात में हकीकतन याशिम को जूस की ज़रूरत थी। वो तीनों जिंदगी के उतार चढ़ाव पर अपनी अपनी राय शेयर करते हुए जूस पीने लगे। तालिब बट हाउस में कोहराम मचा था। एक तरफ जवान बहू बे मौत मारी गई थी, दूसरी तरफ काबिल बेटा सलाखों के पीछे मुकैद था। सदीफ और आयत शदीद गम में थे। उन्हें समझ न आई कि बेटे की गिरफ्तारी का सोग मनाएं या उसकी बीवी के मौत का दुख। मीशाइम और मुसव्विर घर के हालात संभाल रही थे। वही समर अपने दिल अजीज भाई की रिहाई के लिए जद्दोजहद में मसरूफ था। थक हार कर वो घर लौटा तो उसका उतरा चेहरा देखकर आयत मजीद पजमुर्दा हो गई। उसने एक आस भरी निगाह सदीफ पर डाली। हमदान और अरीबा भी उसके नजरों के सिमत देखने लगे। सदीफ बेतासुर चेहरे के साथ खामोश बैठा रहा। उसके मुसलसल चुप से आयत झुंझला गई। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी जिद का नतीजा है ये। तुम जिद्दी हो तो वो भी तुम्हारा ही बेटा है। जब बच्चों के कदमा बाप के बराबर होने लगे तो वालिदैन को अपनी जिद छोड़कर औलाद की जिद पूरी करनी पड़ती है, मगर तुमने हमेशा अपनी जिद इस पर मुसल्लत की है, अपनी ममता के हाथों मजबूर किया है, तो अब नतीजा यही निकलेगा ना। सदीफ ने सर्द मेहरी से जवाब दिया और उठकर कमरे में चले गए। आयत की आंखें भीग गई, हत्ता कि पूरा मंजर समंदर में डूबा महसूस हुआ। मीशाइम लब भींचे सोफे के साइड पर बैठी और अपनी मम्मी के गिर्द बाजू हमाइल करके दिलासा देने लगी। माहौल का तनाव बढ़ता देखकर हमदान कनकारे। भाभी आप फिक्र न करें, मैं बात करता हूँ सियाल से। हमदान ने वेस्ट कोट दुरुस्त करते तसल्ली दी और बाहर की जानिब बढ़ गए। समर उनके हमरा बाहर आ गया था। मेन गेट खोलते ही कैमरों के फ्लैश पड़पड़ाने लगे। रिपोर्टर्स की पुकार फिजा में बुलंद हो गई। यूं तो नहीं था कि हमदान उन सब वाकयात से नावाकिफ थे। नूरीस सिद्दीकी और राना के मामले में उन्होंने कोर्ट कचहरी के कई चक्कर लगाए थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ का हिस्सा भी बने थे, मगर यहाँ मामला कत्ल का था और शक के दायरे में अपने घर का नेक बेटा सियाल बट था, इसलिए एहतियात बरत रही थे। सर डॉक्टर जियाल की बेल कब होगी? सुना है लायर ने इस केस से वॉक आउट कर दिया है। सर जवाब दीजिए। सर आपको क्या लगता है मिसेस सियाल का खून किसने किया है? दाएं और बाएं जानिब से हमदान चाचू और समर को घेरे में ले लिया गया। नो कमेंट्स प्लीज सर, रास्ता छोड़िए। समर आगे आकर बाजू फैलाएं रिपोर्टर्स को परे करता हमदान चाचू को चमकट से निकालने लगा। घर के चौकीदार ने भी समर की मदद की। हमदान तेज तेज चलते रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते घर की इमारत के बाहर पार्क की हुई गाड़ी में सवार हुए। उनके साथ साथ समर भी अगली सीट पर बैठने में कामयाब हुआ तो ड्राइवर ने धन करके रफ्तार बढ़ा दी। मीडिया के सवालात से हमदान मुतफक्किर हुए। समर लायर ने वॉक आउट कर दिया है। हमदान ने तायद चाही। जी हुआ, भाई ने उनसे मिसबिहेव किया, समर ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। हमदान चाचू ने हैरत से आबरू सिकोड़े उसे देखा और लायर का तारुफ पूछने पर जो नाम उनके समातों में पड़ा वो मजीद हैरान हो गए। मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिलना है। अब की बार चाचू की आवाज़ में हाकिमियत दराई। उन्होंने शहर के सबसे बड़े और नामवर सीनियर लायर से मिलने की तलब जाहिर की। सबसे पहले मैं इन्हीं के पास गया था। अगले 6 महीनों तक उनके पास कोई डेट नहीं है। समर फौरन से तस्हीह करने लगा। इसके जवाब पर हमदान खामोश रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ही मुझे उनके पास भेजा था चाचू, वो उनकी असिस्टेंट रही हैं।
दिलासा देने समर ने सीट पर आगे होकर नरमी से चाचू के कंधे पर हाथ रखा। और प्रोसिक्यूटर कौन है? हमदान चाचू को अब वकील और मुवक्किल दोनों की फिक्र सताने लगी। समर ने बेयकीनी से उनकी पुश्त को देखा था। ये सवाल गैर इरादी और गैर मुतवक्के तौर पर हुआ था। हमदान चाचू के भी तासुरात बदल गए, मानो अपने सवाल पर पछता रहे हों। जवाब दोनों जानते थे, फिर भी समर अपना रुख खिड़की के सिमत करते धीमी आवाज में कनकारा, एडवोकेट वली खान। इस नाम ने कार के माहौल को वहशत में बदल दिया था। हमदान ने थूक निगल कर गला तर किया। जियाल के पास जाने से पहले उन्होंने वकील साहिबा से मिलना मुनासिब समझा। समर ने ड्राइवर को उनके ऑफिस का एड्रेस बताकर सीट की पुश्त से टेक लगा लिया। उम्मीद की बुझती लो फिर से जगमगाती नजर आने लगी, मगर एडवोकेट वली खान नामी तूफान से उनकी डूबती कश्ती कितना मुकाबला कर पाती ये वक्त ही बताने वाला था। अमाजी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों बोर्ड इम्तिहानात के नताइज शाये हो चुके थे। एल्जिना टॉप 3 की लिस्ट में थी। उसकी खुशी की इंतहा न थी। वहीं याशिम और राना भी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश थे। 5 साला इबाद ने बहन की इस खुशी को दोबारा करने पार्टी की ख्वाहिश जाहिर की। याशिम और राना ने बच्चों के साथ मिलकर बाहर घूमने और डिनर करने का प्रोग्राम बनाया। दूसरी जानिब बट हाउस में भी खुशियों का समा था। जियाल बट ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया था। ये सदीफ और आयत के लिए काबिल फ़ख्र मौका था। इस सिलसिले में उन्होंने पूरी फैमिली की दावत दी। इस रात 17 साला टीन एज जियाल अपनी काबिलियत पर रश्क करते तैयार हो रहा था। भैया तैयार हो गए। मीशाइम दरवाजे पर नमूदार हुई। ब्लैक पेंट कोट के साथ फिरोजी शर्ट पहने, घने बालों को एक तरफ सेट किए थीके और मजबूत नैन नक्श के मालिक के होंठों पर फखरिया मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वाह भाई, हैंडसम लग रहे हो। मीशाइम उसे सराहे बिना न रह सकी। मेहमान आ गए। जियाल ने उसके शरारत भरे तबसरे को नजरअंदाज करके पूछा, आ तो गए हैं, आपको किसी और का इंतजार है तो मैं मम्मी को कह देती हूँ, आपको बाहर आने में वक्त लगेगा। मीशाइम राजदारी के अंदाज में कहती करीब आई और आईने में खुद को देखते कोट के बटन बंद करते जियाल को शरारत भरी नजर से देखा। नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। जियाल उसके साइड से हटकर वार्डरोब के जानिब बढ़ गया। मीशाइम अपने भाई के गालों पर हल्का ब्लश आते देख चुकी थी, इसलिए मजीद तंग किए बगैर वापस जाने मुड़ गई। जियाल जब लाउंज में आया तो बातों और कहकहों की गूंज हरसों फैली हुई थी। फैमिली के बड़े बुजुर्ग शुअब साहब के साथ बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे। खवातीन आतिरा बेगम आयत और अरीबा की गिर्द महफिल सजाए थी, जबकि दीगर मर्द हजरात सदीफ और हमदान के दायरे में हंस और मजाक कर रहे थे। जियाल बारी बारी सबसे मिलता, मुबारकबाद और दुआएं वसूल करता बार बार गेट को देखता। उसकी खुशी शायद किसी और की मुंतिर थी। सबसे मिलकर वह लॉन में बारबेक्यू का इंतजाम देखने आया। अभी वह समर और मुसव्विर से बातें कर रहा था कि गेट खुला। जियाल की आंखें चमक गई, मुस्कुराहट मजीद फैल गई। वो तेजी से गेट के पास आ गया। मुबारक हो जियाल, अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाब करे। याशिम ने दुआएं देते उसे सीने से लगा लिया। इबाद अपने पापा की गोद से उतरकर मुसव्विर के जब दौड़ गया। थैंक यू अंकल। जियाल खुशी से सरशार होते उनसे लिपट गया। नजरें अब भी गेट पर थी। जियाल की तलाश अब भी खत्म न हुई। याशिम से मिलने के बाद भी वो गेट को देखता रहा, मगर ये तलाश बेसूद थी। वो नहीं आई थी। अचानक जियाल का चेहरा उतर गया। उसे अपनी दावत नामुकम्मल महसूस हुई। राना का बट हाउस आनाना के बराबर था। आयत से उसकी खफकी अब भी बरकरार थी, इसलिए वो सिर्फ वालिदैन के एहतराम के लिए महज ईद पर आती थी, जबकि याशिम बच्चों को लिए हर गम और खुशी के मौके पर हाजिर होता। इबाद तो छोटा था। अलबत्ता एल्जिना को सदीफ और उसकी फैमिली से ज्यादा घुलने मिलने से राना ने सख्ती से मना कर रखा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ पाबंदियां और भी बढ़ने लगी, पर जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो वो हजार बंद तोड़कर भी मिल लेते हैं। दावत के बाद सियाल मुकम्मल मायूस हो गया था। जब भी वो उदास होता तो अपने आप को अकेला कर देता, खामोश हो जाता, और ये सिफत हमेशा साथ रहने वाली थी। आलफ दरवाजे पर दस्तक देकर समर अंदर झांका। वकील साहिबा हस्बे मामूल सफेद कमीज शलवार पर काला कोट पहने हुए, बालों को केचर में ऊपर किए सफेद ही दुपट्टा सर पर और कंधों पर स्टाइल से टिकाया हुआ था। दुपट्टे की आड़ से गुस्ताखी करते दो नन्हे मोती कानों पर लगे, झलक जाते और फिर छुप जाते। समर के अंदर दाखिल होते ही पहली नजर उन सफेद मोती के टॉप्स पर पड़ी। बहुत सी यादें सैलाब के मानिंद उसके जहन में आकर बह गईं। वकील साहिबा ने सामने खोले मोटे मोटे किताबों पर से सर उठाकर उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसके अकब में एक और शख्सियत को केबिन के अंदर दाखिल होते देखकर वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई। लबों पर फैली मुस्कुराहट हैरत में तब्दील हो गई। हमदान चाचू मुस्कुरा दिए। उन दोनों को तारुफ की जरूरत नहीं थी। जिंदगी का एक हिस्सा उन्होंने साथ जो गुजारा था। सलाम और खैर व आफियत दरियाफ्त करने के बाद मौजूए गुफ्तगू जियाल के रिहाई पर आई। बेल की दरख्वास्त रद्द हो गई है। मर्डर केस है, बेल मिलना जरा मुश्किल है। मैंने हाई कोर्ट में अपील की है, जिसका नतीजा 2 दिन तक आएगा। वजाहत देते उसने समर और हमदान चाचू को बैठने का इशारा किया और खुद भी तशरीफ फरमा हो गई। हमदान ने एक नज़र समर को देखा और फिर वकील साहिबा को। आप केस से वॉक आउट कर गई है ना? मानो उन्होंने तायद चाही। ऐसा सिर्फ मीडिया को दिखाया जा रहा है। उसने शरीर अंदाज में आबरू उचकाए।
ताकि दुश्मन के अगले चाल तक हमें जियाल भाई और फैमिली को मनाने का वक्त मिले। वकील साहिबा का जुमला समर ने मुकम्मल किया। हमदान चाचू मुतमईन होने लगे। मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने वकील साहिबा के हाथ पर अपना हाथ रखा। आपका साथ हमें मजीद हिम्मत दे गया है। थैंक यू सर। वकील साहिबा उन्हें मुखातिब करते मुतज़ब्ज़ब हुई। हमदान चाचू और समर से मजीद तफसीलात शेयर करके वो तीनों उठे। चाचू और समर कामयाबी दुआ देते केबिन से बाहर निकल गए। वो वही खड़ी जियाल के बारे सोचती रही। अमाजी फैलजिना सिल्की बालों की ऊंची पोनी बनाए गुलाबी रंग करते पजामे के साथ सफ़ेद दुपट्टा गले में डाले बट हाउस के अंदर दाखिल हुई। पोर्च के मेन दरवाजे से महज सर अंदर करके झांका। एल्जिना जानती थी कि जियाल की पार्टी में गैर हाजिर होने पर वो उससे खासा नाराज़ होगा, पर ममा की पाबंदियों के बाइस वो उन तीनों बहन भाई से मिलने से इज्तिनाब करती थी। लाउंज के अंदर झांक कर जियाल समर या मीशाइम की मौजूदगी मुतयन कर रही थी कि पीछे से भूहो के बड़े आवाज के साथ उसे धक्का लगा। एल्जिना चौंक कर उछल पड़ी। मुसव्विर उसे डराकर महफूज होने लगा। एल्जिना दांत पीसते पीछे मुड़ी और मुसव्विर पर गुस्सा करने लगी। मुसव्विर के बच्चे, रोको, अभी बताती हूँ, आज तेरी खैर नहीं। एल्जिना पूरे लाउंज में उसके पीछे भाग पड़ी। ज़ेनी और मुसव्विर की बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। बचपन में एल्जिना उसे बहुत तंग करती थी तो अब 8 साला मुसव्विर उसके नाक में दम किया करता था। आगे पीछे भागते आखिरकार एल्जिना ने उसे पकड़कर सोफे पर गिराया और उसके बाजुओं पर 2 से 4 थप्पड़ लगाए। मुसव्विर कहका लगाते हंस रहा था, जिस पर ज़ेनी मजीद बिगड़ गई, मगर थक कर खुद ही मुसव्विर पर से हटी और सिंगल सोफे पर ढह गई। कुछ नहीं हुआ ज़ेनी आपी, आपके हाथों में दम ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, रोना भी नहीं आया। मुसव्विर उठकर बाजू सहलाते उसे चढ़ाने लगा। एल्जिना तब उठ बैठी, मगर नाना नानी और मुसव्विर ही वो वजह थे जिससे वो बट हाउस आ सकती थी। बेटा एक दिन ऐसा रुलाऊंगी, याद रखोगे। ज़ेनी नाक बो चढ़ाए मसनूई खफकी दिखाते नानी के कमरे की जानिब बढ़ गई। मुसव्विर नादानी में उसकी बात का मजाक उड़ाने लगा, मगर किस्मत जानती थी कि एल्जिना से बिछड़ने पर सबसे ज्यादा वही रोएगा। जारी है नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस नंबर 2। 1 घंटा नाना नानी के कमरे में बैठी वो उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही और फिर रुखसत लेकर वापस लाउंज में आई थी कि सामने वाइट सोफे पर 17 साला जियाल टेक लगाए ग्लासेस लगाकर किताब पढ़ते नजर आया। एल्जिना जबान दांतों में दबाकर उसे नरअंदाज करने की कोशिश करते कदम बढ़ा रही थी कि जियाल के पुकार पर रुके। कैसी हो ज़ेनी? उसने बिना सर उठाए सवाल किया। ग्लासेस लगी, ब्राउन आंखें किताब पर से उठकर एल्जिना पर टिक गई। जी ठीक, और आप? उसने मुबहम आवाज में जवाब देते बेचैनी से मुकाबिल सीट संभाली। जियाल के देख लेने और मुखातिब कर लेने के बाद उसने फौरन से जाकर मुरव्वती का मुजाहिरा करना मुनासिब न समझा। हम्मा, मैं भी ठीक, पार्टी में काफी वेट किया तुम्हारा। जियाल फिर से किताब पर नजरें जमा कर गिलामंद हुआ। वो मुझे दादा जान के साथ अफरोज फूफ के घर जाना पड़ा था। शादी के इतने अरसा बाद वो दुबई से आई हैं। एल्जिना खुद वजाहत देने लगी। उसने बहाना गढ़ा, नजरें झुका ली थी। जियाल के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल होने लगा। वो अंदाज वजाहत से उसका झूठ सूझ गया। उसका बेचैनी में आसपास देखना, उंगलियां मरोड़ना और लब भींच कर रुक रुक कर बोलना इस्तिराब का अमली सबूत था। कंग्रेचुलेशंस, आपने फिर टॉप किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। जियाल की खामोशी पर वो दोबारा कनकारी। जियाल की नजरें किताब पर थी, मगर ज़ेनी की मौजूदगी में पढ़ना मुहाल था। वहीं एल्जिना इस मगरूर नौजवान के स्पॉट तासुरात से उसकी नाराजगी जांच गई। वो मनाने की मोहम सी कोशिश करने लगी। अच्छा सॉरी ज़ेनी, उसके नज़रों की हिद्दत से परेशान होने लगी। नौजवानी के दर पर कदम रखते जियाल बट का कद भी खासा निकल आया था और नए नक्श ठोस होने लगे थे। इस पर ताज़ा उगी दाढ़ी मूछ शख्सियत के निखार में सोने पे सुहागा का किरदार अदा करना न भूली। दूसरी सिमत एल्जिना को दिलकश और जाजिब नज़र खुसूसियात अपने पापा नूरी सिद्दीकी से विरासत में मिली थी। इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उसने किताब बंद करके सेंट्रल टेबल पर रखते खुश मिजाजी से जवाब दिया। एल्जिना ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसके दूसरे लाइहा अमल सोचने से पहले जियाल ने इजाफा किया, पार्टी मिस कर दी, पर ट्रीट तो देनी पड़ेगी, इसने इस्तेहकाक से कहा ताकि एल्जिना इनकार न कर पाए। हाँ हाँ श्योर, वो चहक गई और कंधे पर डाले हैंडबैग से मोबाइल निकाल कर कुछ ऑर्डर करने लगी। जियाल मुस्कुरा दिया और घुटनों पर बाजू रखे हाथ बाहम मिलाए सर उठाकर गहरी नज़र से सामने बैठी टीनेज गुड़िया को देखा। वो कैसे बताता कि उसे जितना भी दुख हुआ वो एल्जिना से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। करीब 1 घंटे बाद उन दोनों के सामने पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी थीं। वाह, ये कहाँ से आया? 12 साला मिशाइम लौंग फ्रोसात 2 पोनियां बनाए पिज़्ज़ा की महक महसूस करते कमरे से बाहर आई। टेबल पर सजे जमात से नजरें होती हुई सामने बैठी टीनेज लड़की पर पड़ी। हाय ज़ेनी आपी, आप कब आई? वो खुशी का इजहार करे या हैरत का उसे समझ ना आया। कुछ देर पहले। आओ बैठो, जो भी पसंद आए खा लो। एल्जिना ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बुलाया। बट खानदान के इस जनरेशन में 2 ही तो लड़कियां थी। जियाल और समर से तो वो दूरी बरत भी लेती थी, लेकिन मीशाइम से बेइतनाई नहीं कर पाती। उसके ऑफर पर मीशाइम अपने भाई को इग्नोर करके बड़े सोफे के साइड से गुजरकर मुकाबिल सीट पर एल्जिना के पास जा बैठी और पिज़्ज़ा का बड़ा सा स्लाइस उठाकर खाने लगी। तो अब आगे का क्या प्लान है?
जियाल ने उसे यूं ही गोया करने मुखातिब किया। उसका सामने पड़े जमात से कोई मतलब न था। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर ज़ेनी को देखने लगा। हम आगे, बर्गर खाना है, फिर शवारमा। मिशी के लिए आइसक्रीम भी मंगवाती हूँ। एल्जिना उसके पोनियों में जकड़े सियाह बालों को संवारते मगन अंदाज में बोली। आइसक्रीम के नाम पर दोनों जबड़ों से चलता मिशाइम का मुंह खुल गया। उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। अलबत्ता दिल इस बात पर खौफजदा था कि कहीं से समर और मुसव्विर न निकल आए और उसकी पार्टी खराब न कर दें। जियाल उसकी मासूमियत पर मुतबस्सिम होते सर को जंबिश देने लगा। एल्जिना का उसके जानिब ध्यान न था, वरना वो देख पाती कि जियाल की मुस्कान अपनी फूफू राना से कितनी मुशाबहत रखती है। स्टडीज की बात कर रहा हूँ। किस फील्ड में जाना है, क्या सोचा है? जियाल ने अपने सवाल की तसही की। एल्जिना खजल होते सर झुका गई। उसे अपने बचकाना जवाब पर खजालत महसूस हुई, मगर अगले ही पल अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते चहक उठी। पापा मुझे आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन भेज रहे हैं। मैं हायर स्टडीज़ मेलबर्न यूनिवर्सिटी से करूंगी। ज़ेनी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जियाल की एक हार्ट बीट मिस हो गई। वो पूरी तरह सीरियस हो गया। ज़ेनी पाकिस्तान में भी एक से बढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिर इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? जियाल बदमज़ा हो गया। उसे ज़ेनी का दूर जाना गवारा न हुआ। ज़रूरत है जियाल, मैं नए नए लोगों से मिलूंगी, दुनिया एक्सप्लोर करूंगी, तब तो अच्छी एक्टिविस्ट बनूंगी। एल्जिना अब आगे होते पूरा उसके जानिब मुतवज्जह हुई। चंद लम्हे कबल की झिझक खत्म हो गई थी। ये मेरा फैमिली के बगैर पहला ट्रिप होगा। मैं मम्मा के बगैर रहना सीखूंगी। इबाद के चक चक से सुकून मिलेगा। पापा ने अपने तालीमी दौर में जो जो मुश्किलात देखी थी, उन सब से आशना होने का मौका मिलेगा। कितना मजा आएगा। ज़ेनी खोए अंदाज में तफसीलात बताती गई। उसके जहन में फॉरेन की गलियां घूम रही थी। मतलब तुम सिर्फ मजा करने जा रही हो, पढ़ाई करने नहीं? सियाल सीने पर हाथ बांधे मुंह मोड़ गया। ऑफ कोर्स पढ़ाई करूंगी, मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी। पापा की मुझसे जो उम्मीदें हैं वो सारी पूरी करूंगी इंशाअल्लाह। याशिम पापा के मुतलिक बात करते उसके लहजे में शेरनी जियाल ने भी महसूस की। वो जवाबन खामोश हो गया। इस वक्त एल्जिना बहुत खुश लग रही थी और वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, भले ही उसके अपने दिल में टेस सी उठी थी। मगर एल्जिना की खुशी के लिए मुस्कुरा दिया। अकेले अकेले पार्टी हो रही है। समर और मुसविर फुटबॉल लिए टेरेस से उतरकर भागते हुए आए और स्नैक्स पर टूट पड़े। समर, जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ। मुस्तकबिल के डॉक्टर जियाल ने तंदी दिखाई। वो उसके फुटबॉल पकड़े मिट्टी लगे हाथों को देखकर गुस्सा हुआ। उसकी तंद आवाज़ सुनकर मुसव्विर छिनप सा गया और बर्गर वापस रखकर हाथ धोने कमरे के अंदर भागा, जबकि समर ने न जियाल की सुनी और एल्जिना को देखा। इस वक्त उसे पिज़्ज़ा बर्गर के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। असहालब सियाल आंखों पर बाजू रखे इसी अंदाज लेटा हुआ था। सुबह से शाम हो चली थी। कमरे में आती सूरज की शुआएं थम चुकी थी। शाम के ड्यूटी पर तैनात हवलदार ने सलाखें बजाई। उठो, तुमसे मिलने कोई आया है। उसने कराहट भरे लहजे में जियाल को पुकारा। जियाल ने आंखों पर से बाजू हटाकर गर्दन दाएं जानिब करके इस हवलदार को देखा। एक पल को वो माऊफ हो गया था। उसे वक्त की तसहीह करने में दिक्कत पेश हुई। सीमेंट पर एक ही अंदाज लेटे लेटे उसकी कमर अकड़ गई थी। उठते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ जाहिर थे। वो कपड़े झाड़ते हुए उठा और लंबा सांस खारिज करते वर्जिश के अंदाज में दाएं से बाएं जानिब झुक कर कमर सुस्ताई और दरवाजे के जानिब बढ़ गया। हवलदार ने सलाखों से बने छोटे दरवाजे का ताला खोला तो बाहर आकर सफ़ेद कुर्ते पाजामे के कैदी कपड़ों में मलबूस सियाल मनफी ख्यालात छटकते मीटिंग रूम के सिमत रवाना हो गया। वैसे तो उसे जेल में आए 3 दिन हुए थे, मगर उसे यूं लग रहा था मानो एक ज़माने से कैद हो। मीटिंग रूम में हमदान चाचा और समर उसके मुंतिर थे। चाचा को देखकर जियाल खुश होते उनसे लिपट गया। कैसे हैं आप? घर पर सब कैसे हैं? पापा, मम्मी, दादा, दादी? उनसे लिपटते हुए ही जियाल ने एक सांस में सबकी खैरियत जानी चाही। चाचा ने उसे कंधों से थामकर खुद से अलग किया और बगौर उसका चेहरा देखा। सब ठीक है। घर पर फिलहाल ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं और प्रेस वालों का भी रश लगा रहता है। भाई भाभी भी तुमसे मिलने बेताब हैं। चाचा उसके गिर्द बाजू माइल के टेबल के सिमटाए। माँ बाप की परेशानी का जानकर जियाल खामोश हो गया। तुम बताओ। आमने सामने तशरीफ फरमाकर चाचा ने इस्तफसार किया। जियाल जानता था सवाल किस मौजू के मुतल्लिक हुआ है, इसलिए माथे पर बल डाले पलके उठाकर समर को घूरा। उसे मत घूरो, मैंने उसे मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास भेजा था। इस लॉयर को उन्होंने रिकमेंड किया है। चाचा का लहजा बेलचक रहा। मगर मैं, जियाल ने जवाब देने की कोशिश की, मगर चाचा आगे होते उसकी बात काट गए। किस बात का ईगो है? अपने माजी को साइड पर रखकर अपनी रिहाई का सोचो जियाल, अपने करियर का सोचो। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया है, अस्पताल डूबने के चौराहे पर है। फैमिली का सोचो, भाई भाभी कितने परेशान हैं। कत्ल का केस है, कोई मामूली बात नहीं। चाचा ने हकीकत का आईना दिखाया। सो वह चाचा, बड़े बड़े मुजरिम बच निकलते हैं जिन्होंने सच में जुर्म किए भी होते हैं। मैंने तो कोई जुर्म किया भी नहीं है, फिर मैं क्यों डरूं? सियाल उकता गया। वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े लॉयर्स किए होते हैं। तुम इस लॉयर पर मान जाओ, मुकाबिल वकील एडवोकेट वली खान है। उसका मुकाबला कोई मजबूत शख्सियत ही कर सकता है। चाचा ने अब की बार मध्यम आवाज में कहा।
जियाल ने बोझल नजरों से पहले उन्हें देखा, फिर समर को लब भींचे। कुछ देर गौर करके आखिरकार वो राजी हो गया। चाचा और समर में खुशी की लहर दौड़ गई। समर ये खुशखबरी वकील साहिबा से शेयर करने निकल गया। चाचा ने जियाल को अपने हिसार में लिया और जल्द बाहर निकालने का वादा किया। कभी कभी अपनी जिद छोड़कर बड़ों के फैसले मान लेने में हमारी भलाई होती है। उनके तजुर्बे हमारी सोच से बालातर होते हैं। जियाल बज़ाहिर तो राजी हो गया था, मगर दिल अब भी बेचैन था, बिलखुसूस वली खान का नाम सुनकर। सफ़ेद पेंट के इस मजबूत दीवार पर एडवोकेट वली खान के नाम का सुनहरा बोर्ड सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। 5 मरला के इस गदी डिज़ाइन बंगलों के मेन आईनी गेट के सामने मीडिया और सिक्योरिटी एहलकारों की भीड़ लगी थी। किसी और लड़की के कत्ल केस पर शायद इतना हंगामा न होता जितना मिसेस सियाल बट के कत्ल केस पर हो रहा था। होता भी क्यों न जिस केस का प्रोसिक्यूटर वली खान हो, वो आम थोड़ी हो सकता है। वो एक ऐसा वकील है जो अपनी रुईदाद और ताकत के लिए मशहूर है। उसकी शख्सियत में एक खास किस्म की चमक है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। वह एक ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह एक सख्त मेहनती है और उसकी रुईदाद उसकी कामयाबी की गवाह है। वह एक ऐसा शख्स है जो अपनी बातों से लोगों को मुतासिर कर सकता है। 35 साला एडवोकेट वली खान 6 फीट लंबा, कद चौड़े, मजबूत शाने कसरती, जिसामात तिखी, सुनहरी आंखें, लंबी सुतवा नाक, कनाबी होठ, नफासत से बनाई शेव और घने काले बाल संवार कर भी ब्लैक पेंट और ब्लैक कोट के साथ वाइट शर्ट से बेतन के काले बूट और रोलेक्स की वॉच पहने अपनी तमाम तर वजीह शख्सियत लिए लाउंज से बाहर आया। पोर्च में उसकी वाइट मर्सिडीज और असिस्टेंट उसका ब्रीफकेस लिए तैयार खड़े थे। धूप में निकलते उसने अपनी ब्रांडेड सन ग्लासेस लगा ली। चेहरे के सपाट तासुरात से उसके किसी भी जज्बे का अंदाजा नहीं हो रहा था। कार के दरवाजे तक आकर उसने हुस्ने शुनवाई पर जोर देकर बाहर खड़े रश का अंदाजा कर लिया था। ड्राइवर, पीछे के यार्ड से निकलना, अपनी बारौब और दमदार आवाज में कहते वो कार के अंदर दाखिल हो गया। ड्राइवर तेजी से कार का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आया और कार को यूं टर्न करने लगा। वली खान केस के दौरान जितना खामोश होता उतना ही लोगों में हरास ज्यादा होता, मगर इस केस में उसकी खामोशी हरास नहीं बल्कि तशवीश फैला रही थी। अवाम से पूछा जाए तो वली खान का तारुफ कामयाब वकील के हैसियत से नहीं बल्कि बदमाश और गैंगस्टर के नाम करवाते। वो इतने कम अरसे में इतना कामयाब इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक बदमाश वकील था और यही सिफत उसकी शख्सियत पर झंझती भी थी। जियाल और उसकी वकील का सामना वली खान नामी चट्टान से था जिसे तोड़ना आसान बात नहीं थी। कराची शहर का माहिर से माहिर वकील भी वली खान के रूबरू जाने से पहले एक मर्तबा सोचते जरूर थे। बट हाउस आज 5वें दिन कदरे बेहतर था। घर में फैमिली मेंबर्स के अलावा के दुक्के लोग नजर आ रहे थे। मुशाइम जियाल का कमरा साफ करवा कर नीचे आई कि दादी ने उसे पुकारा। कोई खबर मिली? जियाल कब तक रिहा होगा? उनकी तशवीश अपनी जगह बरकरार थी। शुएब साहब और आतरा बेगम को सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस अजीज थे। जितना दुख उन्हें एल्जिना को खोने का था उतना ही जियाल को सलाखों के पीछे देखकर हो रहा था। 24 साला स्मार्ट सी लंबे कद की हामिल, गोल चेहरा, बड़ी सियाह आंखें, छोटी मगर एक सिदकी नाक, मुलायम गुलाबी होंठ और गोरी रंगत। अपने ननिहाल सिद्दीकी खानदान की पुरकशिश खुसूसियात मीशाइम ने भी अक्स किए थे। वह एक नज़र में जाने वाली कशिश रखती थी। चाचा और समर गए हैं बात करने। जियाल भाई लॉयर को बयान देने पर राजी हो जाए फिर ही कुछ होगा। थकान उतारने वो सोफे पर दराज होते गोया हुई। दादी ने सर दाएं भरी। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को। उनकी आवाज भी गई थी। दादी, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम सबको सब्र से गुजारना है। जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कैसे पता चलता कि सब्र क्या है, दुआ, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है। और जो अल्लाह का पसंदीदा शख्स हो उसी को आजमाया जाता है। अल्लाह ताला हमें आजमा रहे, हमें सब करना है और दुआ करनी है। मिशी उठकर दादी के पास आई और उन्हें समझाने लगी। दादी ने सर इस्बात में हिलाते उसे खुद से लगा लिया था। दूसरी जानिब समर लॉयर केबिन के सामने वकील साहिबा के फारिग होने का बेसब्री से मुंतजिर था। 27 साल का समर अपने नाम की तरह खुशमिजाज और खुशदिल जवान था। उसकी बादामी रंग आंखें मिकनातीसी कशिश रखती थी। लंबी नाक पर गुरूर चढ़कर बैठा होता, मूंछों के जेर अनाबी होंठों की मुस्कान नादीदा औजार साबित होता। बाप भाई की तरह लंबा कद और चौड़े शाने मौरूसी तोहफा था। बालों का स्टाइल और पोशाक अलबत्ता बेबाक होते। उसका मानना था कपड़े इंसान के जिस्म को ढकने के लिए है, शख्सियत का पता सीरत की कुशादगी से होता है। खिड़की के पार दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग में मसरूफ वकील साहिबा ने नजर उठाकर शीशे के बने दरवाजे के पार उसके चेहरे पर फैली बेचैनी जांच ली थी। इसीलिए जल्द अज जल्द मीटिंग खत्म करना चाहिए। क्लाइंट के जाते ही समर तेजी से अंदर दाखिल हुआ और वकील साहिबा को खुशखबरी सुनाई। भाई मान गए हैं, वो आपको बयान देंगे। समर की आवाज से खुशी वाजे थी। वकील साहिबा अव्वल तो मुस्कुराई, मगर अगले लम्हे चेहरे की खुशी फिक्रमंदी में बदल गई। उसने खुद अपनी मर्जी से ये केस अपने हाथ में लिया था, पर अब डॉक्टर सियाल का सामना करने में झिझक रही थी। चलिए भाई से मिलिए। समर ने उनको बाजू से थामा। अभी नहीं, वो मुख्तसर जवाब देकर उसका हाथ हटाती पलट गई। मगर क्यों? इसी वक्त का तो इंतजार था।
समर को उसका मना करना एक नज़र न भाया। मुझे अभी सवालात व जवाबात तैयार करने हैं। खुद को मसरूफ दिखाने वो फाइल उलट पलट करने लगी। उसका इस्तिराब चेहरे पर साफ जाहिर था। समर दांत पर दांत जमाए माथे पे बल डाले उल्टे कदम लौट गया। जाते जाते अपने गुस्से का इजहार करने व दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद करना नहीं भूला। दरवाजे की गरज पर वकील साहिबा ने सहम कर आंखें बंद की। समर का नाराज होना बचा था। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। क्या ये माजी की रुकावटें थी या फिर से मलाल इश्क में मुब्तला होने का खौफ? वो फैसला नहीं कर सकी। दूसरी तरफ सियाल ने हमदान चाचा के कहने पर हाँ तो कह दिया, पर खुद भी वकील साहिबा का सामना करने से झिझक रहा था। 5 साला शादी 5 दिनों में भुलाना आसान तो न था। उसकी जिंदगी एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। निढाल कदमों से चलते वो वॉशरूम गया और वुजू करके अपने सेल में वापस आया। वस्ती दीवार के कोने में बने शेल्फ से कुरान पाक लेकर किबला रुख बैठ गया। अपनी बेगुनाही के लिए न सही अपनी मरहूम बीवी के लिए तिलावत करते मगफरत की दुआएं करने लगा। उसकी जान से अजीज सौजा, उसका जर्द पड़ता चेहरा अब तक सियाल के जहन पर नक्श था। कुरान पकड़े उन हाथों में उसका बेजान होता वजूद रकम था। वह लम्हा याद करके एक पल के लिए सियाल के हाथ कांपे और आंखें भीगती चली गई। पिछले 5 दिनों में पहली मर्तबा अपनी मताए जान से जुदाई का गम सियाल को रुला गया। वो कुरान बंद करते सीने से लगाकर बेआवाज रो पड़ा। अगले दिन का आफताब पूरे ताप से चमका। वकील साहिबा सफ़ेद कमीज शलवार पर काला कोट ज़ेब तन के लंबे बालों को ऊपर बांधे उस पर सफ़ेद दुपट्टा पिन के सेंट्रल जेल में दाखिल हुई। सियाल को उसके आने की इत्तिला मिल चुकी थी, इसलिए पहले से मुलाकाती कमरे में मौजूद था। इस वक्त वो इतनी बारौब वकील लग रही थी कि सियाल एहतरामन खड़ा हो गया। सेशन का आगाज करते हैं। 2 अक्टूबर 2025 की रात 10:45 पर आप कहाँ थे? उसने बेतासु लहजे में पूछा। होटल दरबार, रूम नंबर 248। सियाल ने जवाब भी 2 टूक अल्फाज में दिया। किसके साथ? अब की बार वकील साहिबा उसके नक्श गौर से देखने लगी। वो सियाल के तासुरात से सच और झूठ जांचने चाहती थी। अपनी बीवी के साथ। जवाबी कार्रवाई इसी अंदाज जारी रही। इस जवाब पर वकील साहिबा की धड़कन बढ़ गई। जिसे कभी इतनी शिद्दत से चाहा हो, उसके ज़बान से किसी और खातून का जिक्र तकलीफ दे ही होता है। होटल में ठहरने की वजह। अगला सवाल करने तक उसने खुद को कंपोज कर लिया। जियाल के माथे पर बल नमूदार हुए। उसने सर्द मोहरी से मुकाबिल नशिस्तर बैठी नाजुक मगर मजबूत लड़की को देखा। शादीशुदा कपल का होटल में ठहरने पर कोई पाबंदी है क्या? जियाल ने जताते हुए उसे घुरा। सवाल सिर्फ मैं करूंगी, आपको महज जवाब देने हैं। वकील साहिबा ने अपने ओहदे का एहसास दिलाया। हमेशा यही करती आई हो। जियाल ने कोहनियां टेबल पर टिकाए गर्दन मोड़कर दूसरे सिमत देखा। बीवी से जुदाई का गम ज्यादा था या दिल में दफन इश्क का मलाल? वो समझ न सका। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। रुख तो वो भी मोड़ गई थी। जियाल का टूटना उससे देखा नहीं गया। जियाल ने मजबूरी के आलम में सर्द सांस खारिज की और चेहरे पर हाथ फेरते खुद को कंपोज किया। हम घर से दूर कुछ वक्त साथ बताना चाहते थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करनी थी। उसकी टोन हल्की हो गई तो वकील साहिबा ने हमदर्दाना नजरों से उसे देखा। झगड़ा हुआ था वाइफ से? ये सवाल फाइल में नहीं था, फिर भी वो पूछ बैठी। हर पल में कुछ तल्खियां आती हैं, कभी कभार गलतफहमियां हो जाती हैं, ये आम बात है। सियाल ने उसके सवाल को अहमियत न दी। पर गलत फहमी का शिकार होकर बीवी को मार देना आम बात नहीं है डॉक्टर सियाल। इस्तेहज़ाया मुस्कान के साथ उसने सीने पर हाथ बांध लिए। कितनी मर्तबा दोहराना पड़ेगा? मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। जियाल तैश में आने लगा। उसने जोर से हाथ टेबल पर मारा। वकील साहिबा सीट पर बैठे हुए ही पीछे को हो गई। जाए वारदात पर मकतूला के पास मिले पिस्तौल पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और होटल के अमला ने तायद की है कि कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उसे नहीं मारा? वकील साहिबा ने कानूनी कागजात दिखाकर शरायत व ज़वाबित पर जोर दिया। माना मेरे हाथ में पिस्तौल थी, पर मैंने शूट नहीं किया। मुझे नहीं पता गोली की आवाज़ कैसे आई। मुझे नहीं मालूम गोली कहाँ से चली है। जियाल ने हाथ हवा में उठा लिए। ये कोई लॉजिक नहीं हुई डॉक्टर। अदालत ऐसे जवाब पर गौर नहीं करेगी। वकील साहिबा आखिरी बात कहते उठकर जाने लगी। उसे मजीद वहां बैठना दुश्वार लग रहा था। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें अपने हाथों से नहीं मार सकते। जोर इतने मरीज काट कूट कर भी। डॉक्टर होते हुए भी मुझ में इतना जिगर नहीं है। जियाल की आवाज़ से उसकी दिलगिरफ्तगी वाज़ेह थी। वकील साहिबा जाते जाते रुक गई। अपनी बीवी के लिए उसका इजहार मोहब्बत गैर मुतवक्के अमल था। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए मोहब्बत को भी मारना पड़ता है। बगैर मुड़े वो जवाब देकर तेज कदमों से चलते बाहर निकल गई। जियाल पुरनम आंखों से उसे जाते देखता रहा। बट हाउस की तरह इस घर में भी सोग का समा था, मगर इस घर का दुख बट हाउस से भी गहरा था। लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आतिशदान के ऊपर बड़ी फ्रेमशुदा तस्वीर लगी थी, जिसमें 3 भाई और एक बहन मुस्कुरा कर पोज दे रहे थे। आंखों में नमी लिए ज़हीर इस फ्रेम पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि भाइयों में सबसे छोटा जोरिन अपनी मॉम के कंधे पर सर रखे बहन को खोने के दर्द से बाहर आने की कोशिश में जुटा रहा। वली खान अपने वकालत के जामे में मलबूस लंबा सांस खारिज करते बेआवाज कदमों से अंदर दाखिल हुआ और दहीर के साइड खड़ा हुआ। नजरें उसकी भी इस तस्वीर पर थी। वो तस्वीर उस मासूम की 18वीं सालगिरह की थी।
जिसमें वो अपने भाइयों के बीच खड़ी बेहद खुश नजर आ रही थी। जब तक मेरी बहन के कातिल को सजा नहीं मिल जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ज़हीर उसकी मौजूदगी महसूस करके मुतरन्नम लहजे में बोला। उसके गोया होने पर मॉम और जोरिन ने दाएं सिमत रुक करके ज़हीर को देखा था। वली खान को साथ देखकर वो दोनों हैरत ज़दा हो गए। वो कब आया उन्हें तो महसूस ही नहीं हुआ था। जब तक मैं मुजरिम को सजान दिला दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। वली खान उसी के अंदाज में कहकर मुड़ा तो जोरिन और मॉम को अपनी जानिब मुतवज्जह पाया। वो दोनों सामने खड़े उसे ही देख रहे थे। ज़हीर गमज़दा आए भरते हुए मुड़ा और रुक गया। आप दोनों मेरे ऑफिस चलो, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। माहौल के तनाव को खातिर में न लाते वो कड़क आवाज में उन दोनों भाइयों से मुस्तफसिर हुआ। हमसे क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही है? उन लोगों से जाकर पूछो जो पूछना है। अब की बार जोरिन बोला था। उसके लहजे में मौजूद गुस्सा किसी से छुपा न रहा और उसका इशारा बट हाउस के मकीनों के जानिब है। ये भी राज न था। उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं कोर्ट रूम में अच्छे से देख लूंगा। फिलहाल तुम दोनों से बात करना जरूरी है। वली खान बेतासुर था, लेकिन आवाज में तंदी जरूर दराई थी। मॉम ने साथ खड़े जोरिन के बाजू पर हाथ रखकर उसे मजीद गोया होने से रोक लिया था। उनके समल को देखते ज़हीर बिना कुछ कहे साइड से गुजर कर बाहर निकला। जोरिन मुंह भसुर कर उसके पीछे हो लिया। मॉम ने आबदीदा होते वली खान को देखा था। वो इसी तरह बेतासुर अंदाज में लंबे डग भरता चल पड़ा। लाउंज में तन्हा रह जाने के बाद मॉम ने गर्दन मोड़ कर इस फ्रेमशुदा तस्वीर में अपनी जान से प्यारी बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखा जरूर था। घर लौटकर वो बेढंग कदमों से गुमसुम चलती लाउंज में दाखिल हुई। दिन भर हुए वाकयात एक एक करके उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। सेंट्रल टेबल के साइड से गुजरकर सोफे के करीब आते ढह गई। पर्स हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। काफी देर वो यूं ही बैठे सोचों में गुम रही। इस वक्त अगर कोई बाहर से आकर उसे देखता तो उसे मुजिस्मा तसव्वुर करता। न पलक झपकने की हरकत थी, न सांस लेने की आहट। वो बेजान सी बैठे डॉक्टर सियाल के तासुरात याद करने लगी। ये वो सियाल नहीं है, ये वो सियाल हो ही नहीं सकता। दिल ही दिल में सोचते दो आंसू टूटकर पलकों के हदों को पार करते गाल पर लुढ़क गए। वो सियाल तो मुझसे इस ट्यून में बात ही नहीं कर सकता। वो तो मुझे टूट कर चाहता था, फिर अब इतनी सख्ती, इतनी नफरत। उसे मानो अब तक अपने आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। यकदम सियाल की तंद व तेज आवाज कानों में गूंजी तो वो दोनों हाथों में चेहरा देकर रोने लगी। जियाल, इतनी नफरत मत करो मुझसे। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। प्लीज जियाल। फूट फूट कर रोते वो बुलंद आवाज में फरियाद करने लगी। मगर इस बड़े आलीशान महल में उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। कभी मोहब्बत यूं भी मजबूर करेगी उसे मालूम न था। अमाजी रात के खाने पर शाह फैमिली यकजहती से डिनर करते थे। चावल का लुकमा मुंह में डालते याशिम पापा एल्जिना से अपने तालीमी दौर के तजुर्बात शेयर करने लगे तो अफान साहब ने भी अपने हिस्से का इजाफा किया। एल्जिना बगौर उनकी बातें सुन रही थी। जब इबाद ने उसे मुखातिब किया, सिस कितनी खुश हो फॉरेन जाने के लिए। इबाद ने दाएं जानिब गर्दन मोड़कर ज़ेनी को देखा। बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। ज़ेनी ने उसे चिढ़ाने में कोई कसर न छोड़ी। राना ने उसे बेमुरवती पर घुरा था। वह एल्जिना के दूर जाने की हिमायती नहीं थी, पर याशिम की ख्वाहिश और ज़ेनी के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर रजामंदी दे दी थी। वक्त यूं ही पुरसुकून गुजरता गया। एल्जिना का सफ़र करीब होता गया और राना की परेशानी बढ़ती गई। इस रात राना 17 साला जवान बेटी के बैग्स और हैंड कैरी का तीसरी दफ़ा मुआयना कर रही थी। मम्मा क्या कर रही हो? एल्जिना उसकी परेशानी जांच गई। एल्जिना वार्डरोब बंद करते मुड़ी। दिल घबरा रहा है, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं किया और अब दूसरे मुल्क भेज रही हूँ तो बहुत बेचैनी हो रही है। राना ने उसे पास बिठाकर अपनी तशवीश का इजहार किया। मैं समझ सकती हूँ मॉम, मैं भी आपसे दूर जाने पर डर रही हूँ, पर आप यह भी तो चाहती हैं कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूँ, मजबूत बनूँ, तो ये सफ़र मुझे अकेले तय करना होगा। आपने भी तो लाइफ में कितना कुछ अकेले देखा है और इन्हें तजुर्बात ने आपको कामयाब और मजबूत बनाया। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, कामयाब मजबूत नीडर एल्जिना सिद्दीकी। ज़ेनी ने राना के गिर्द बाजू हमाइल करके तसल्ली दी। मम्मा को यकीन दहानी करवाकर वो इस रात अपने ढेरों नए एडवेंचर्स के बारे में सोचते हुए सोई। इस बात से बेखबर कि कोई और भी मेलबर्न की यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर चुका है, वह जिसे चंद तालीमी साल भी एल्जिना से दूरी गवारा न थी। जारी है अव्वल नदामत पार्ट 2 अस प्लशा साफी किस्त नंबर 3 टॉन्ट कॉपी विदाउट परमिशन। कहीं ये पैकिंग मेलबर्न जाने के लिए तो नहीं हो रही? समर हाथ पीछे बांधे जियाल के कमरे में आया। जियाल ने एक नज़र उसे देखा और फिर से पैकिंग करने लगा। कम ऑन भाई, हम जानते हैं आप ज़ेनी आपी को कितना पसंद करते हैं। समर ने जियाल के कंधे से लगकर एतराफ़ किया। मैं MBBS के लिए जा रहा हूँ, यकसुई से जवाब देते वो साइड टेबल के सिमत बढ़ा। अच्छा मम्मा आपको बुला रही हैं, चलो। समर ने मजाक खत्म करते अपने आने का मकसद बताया। जियाल सर असबात में हिलाते उसके पीछे निकल आया। दस्तक देकर वो मम्मा और पापा के बेडरूम में दाखिल हुआ। आयत हाथ सीने पर बांधे मुंह लटकाए बैठी थी और सिद्दीफ उसके सिरहाने बैठे मनाने की कोशिशों में मसरूफ थे। जियाल को देखकर सिद्दीफ उठ गए। आयत ने सरसरी नज़र उसकी जानिब देखा और रुख फेर लिया। तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था कि छोड़कर चले जाओ। मम्मी ने हूँ किया।
मम्मी छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, जैसे ही स्ट्रीज कंप्लीट हो जाएगी मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। जियाल ने उनके गिर्द बाजू हमाइल करके खुद से लगाया। आयत ने कंधा उचकाकर उसे हटाना चाहा, मगर जियाल पीछे न हुआ। आयत, कुछ अरसे की बात है, चलो उसे खुशी खुशी रुखसत करो, सदीफ ने अपने जानिब से समझाया। हम जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मेलबर्न चले जाओ। आयत का गला रुन गया, दो आंसू टूट कर गाल पर लड़खड़े थे। अरे मम्मी, अकेले कहाँ, आपके साथ पापा है, समर और मिशाइम है, दादा दादू चाचू चाची मुसव्विर, पूरी फैमिली है। जियाल ने उनका चेहरा अपनी जानिब करके उनके आंसू पोंछे और घर के सारे अफराद गिनवाए। लेकिन तुम नहीं होंगे ना? आई विल मिस यू। आयत बेटे की मोहब्बत भरी तसल्लियों से मुतबस्सम हुई और उसे सीने में भींच लिया। मिस तो मैं भी आप सबको बहुत करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। जियाल ने उसके साथ लगे ही दिलासा दिया। आयत ने अश्कबार आंखों में मोहब्बत से अपने लख्ते जिगर को देखा और पेशानी पर बोसा दिया। मम्मी को मुतमईन होते देखकर जियाल ने सुकून का सांस लिया। अब वो बेफिक्री से अपने मंजिल के जानिब जा सकता था। ऐसा ही एक मंजर शाह फैमिली का था। याशिम और राना ढेर सारी दुआएं देते एल्जिना को रुखसत करने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 3 घंटे का सफर बहुत खुशगवार रहा। ज़ेनी विंडो सीट के साथ बैठी पूरे सफर आसमान और नरम बादलों की खूबसूरती से महजूज होती रही। दुबई एयरपोर्ट पर अफरोज और उनका बेटा लेने आया। एल्जिना की अगली फ्लाइट 6 घंटे बाद थी और ये 6 घंटे उसने अफरोज फूफो के घर बताने का प्लान बनाया था। एल्जिना ब्लू जीन्स और पिंक फ्लोरल लॉन शर्ट पहने कमर तक स्टेप कट बालों को हाफ कैचर में बांधे स्कार्फ गले में डाले दुबई के वसीओ अरीज एयरपोर्ट को देखते हुए टर्मिनल गेट से बाहर आई। कैसा रहा सफर? कोई परेशानी तो नहीं हुई? फूफो ने उसे खुद से लगाकर वेलकम किया। बहुत अच्छा था। वो फूफो से मिलकर उनके हमरा एयरपोर्ट से बाहर आने लगी कि उसे खटक महसूस हुई। एल्जिना को यूं लगा कोई मुसलसल उस पर नजर रखे हुए है। वो वहीं रुककर गर्दन पीछे मोड़े किसी गैर एतबारी वजूद को ढूंढने लगी, मगर हर नजर बेसूद लौट आती। ज़ेनी चले? फूफो के बेटे तलाल ने उसे मुखातिब करके मुतवज्जह किया। हाँ चलो। वो खुशनुदी दिखाते उसके साथ चल पड़ी। दूसरे मुल्क में अनजान लोगों के बीच इस एहसास को उसने अपना वम मानकर जहन से महव कर दिया। कराची के बनिस्बत दुबई का मौसम ज्यादा गर्म था। आफरोज फूफो पूरा रास्ता बातें करती रहीं और वो मुअद्दब अंदाज से उन्हें सुनती रही। फूफो का घर एयरपोर्ट से कुछ ही फासले पर था, इसलिए उसे वक्त गुजरने का पता ना चला। खुर्शीद अंकल और उनकी फैमिली हमेशा से एल्जिना को शाह फैमिली का हिस्सा ही मानते थे। चाहे याशिम की बहनें हों और उनके ससुराल वाले, सब ने एल्जिना को दिल से अपनाना था। कभी उसके साथ सौतेला या परायो जैसा बर्ताव नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही इन कजिन्स ने भी इबाद और एल्जिना में फ़र्क नहीं किया। तलाल से एल्जिना की अच्छी दोस्ती थी, जैसे उसकी और मुसव्विर की। घर की पोर्च में कार रुकते ही आफरोज फूफो की छोटी बेटी भागती हुई आई। एल्जिना ने फौरन से निकलकर उसे घेरे में लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया ज़ेनी आपी। 5 साला बच्ची ने ज़ेनी के गले में बाजू डाले कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। एल्जिना ने उसने रुखसार पर बोसा दिया। यूं एक एक करके फैमिली मेंबर्स आते गए और वो सबसे मिलती गई। उसे इतने अरसा बाद उनसे मिलकर अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ वो एयरपोर्ट पर बैठा बार बार घड़ी देखता लब काटने लगा। ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहने, क्लीन शेव और बिखरे बाल, खींची बनाए पांव हिलाता वो टीन एज लड़का बहुत बेचैन हो रहा था। ये इंतजार सदियों तवील होगा, इसके गुमान में भी ना था। दूसरे जानिब एल्जिना का अफरोज फूफो और उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मम्मा की तरफ से दिए तहाइफ भी पेश किए गए। अगली फ्लाइट से 1 घंटा पहले वो वापस दुबई एयरपोर्ट के लिए निकली। इतने मज़ेदार डिनर के लिए थैंक्स फूफो, एल्जिना ने उनसे रुखसत लेते हुए कहा। थोड़ा ले जाती, फ्लाइट में भूख लग जाएगी। फूफो बजिद हुई। हाँ, आपने इतना खिला दिया है कि मुझे नहीं लगता अगले 2 दिन तक भी मुझे भूख लगे। एल्जिना उनके पेशकश पर हंस पड़ी। सबसे रुखसत लेकर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। दुबई एयरपोर्ट चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए हमेशा मुसाफिरों से भरा होता है। वक्त रहते वापस आने पर उसने शुक्र का सांस लिया। अभी बोर्डिंग के लिए आधा घंटा बाकी था, इसलिए वो ड्यूटी फ्री शॉप में आ गई और मुख्तलिफ परफ्यूम्स देखने लगी। दुबई एयरपोर्ट के रश में एक रैक के पीछे उसे वही हुलिया सा नजर आया जो अफरोज फूफो से मिलते हुए महसूस हुआ था। उसने परफ्यूम रखा और तेजी से रैक के पीछे आ गई, पर अफसोस उसके हाथ कोई ना लगा। क्या ये वाकई मेरा वहम है या कोई सच में मुझे फॉलो कर रहा है? वो मन ही मन खुद से मुखातिब हुई। वो इन्हें सोचों में गुम थी कि पीछे से किसी आहट का अंदेशा महसूस किया। अपने हवास बजा करते हुए एकदम मुड़ी पर कोई ना मिला। अब उसे अपना वहम हकीकत का रूप इख्तियार करते नजर आया। दिल में एक अनजान सा डर घर करने लगा। यूं तो वो इस सब से डरती नहीं थी, लेकिन पराये देश में अकेले कदरे खौफ ने अजकर था। छोड़ शॉपिंग ज़ेनी, चलकर लाइन में लग जाओ। दिल ही दिल में शॉपिंग का इरादा तर्क करके वो ड्यूटी फ्री शॉप से बाहर निकली और तेजी से अपने मुतय्यन शुदा टर्मिनल के सफ में खड़ी हो गई। अपने दिल में उठते खौफ के तहत उसने कई मर्तबा पीछे मुड़ कर देखा जरूर था। हालत कोर्ट रूम के बाहर जमघटा सा लगा था। एक तरफ डॉक्टर सियाल, जिसका बेमिसाल तिब्बी करियर पूरे शहर में मशहूर था,
दूसरी तरफ एडवोकेट वली खान, जिसकी दहशत और दिलेरी उसकी पहली पहचान थी। दोनों ही सिमत मजबूत दावेदार थे, इसलिए आम शहरी से लेकर प्रेस रिपोर्टर्स तक हर एक कार्रवाई और उसके नताइज के लिए परेशान हाल था। आज सियाल की पहली पेशी थी। उसके खास हिदायत थे कि घर की कोई औरत मुकदमे में हिस्सा ना ले, इसलिए कोर्ट रूम के दरवाजे पर समर हमदान चाचू और पापा खड़े नजर आए। पुलिस वैन के पीछे एक लंबी सफेद कार भी अदालत के सामने रुकी, जिसके अंदर से वो सफेद कमीज शलवार पर काला कोट ज़ेब-ए-तन किए, बालों को ढीली पोनी में बांधे, ब्लैक हील्स पहने बाहर निकली। आंखों पर ग्लासेस लगाए, नाक ऊपर को किए, चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। जियाल भी पुलिस वैन से उतरकर उसके पास आया और कैमरों के फ्लैश से बचते दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके पीछे मीडिया रिपोर्टर्स उनकी झलकियां अपने कैमरों की आंख में कैद करने के जतन करते पुलिस एहलकारों से धक्का मुक्की में मशगूल थे। अभी जियाल और वकील साहिबा आधी सीढ़ियां ही चढ़े थे कि एक बड़ी मर्सिडीज कार का हॉर्न सुनाई दिया। मीडिया वालों के साथ साथ इन दोनों ने भी बैक वक्त गर्दन मोड़कर इस जानिब देखा था। एडवोकेट वली खान ब्लैक एंड वाइट लॉयर्स सूट में मलबूस अपने शानदार अंदाज में कार से उतरा, कोट के बटन बंद के चेहरे पर हाथ फेरकर शेव और मूछें तरतीब दी और कह डालती नजरें उठाईं। उसकी निगाह सबसे पहले जियाल पर ही पड़ी थी, जो इसी सिम देख रहा था, और फिर उसके साथ खड़ी वकील साहिबा पर। इससे पहले मीडिया रिपोर्टर्स उस पर कब्जा करते उसके दाएं बाएं खड़े मुसल्लह गार्ड्स आगे आए और उसके लिए रास्ता हमवार किया। वकील साहिबा यहीं से उसका रोबो ददबा महसूस कर चुकी थी, लेकिन वली खान पर कुछ जाहिर हो इससे पहले रुख मोड़कर अंदर के जानिब कदम बढ़ाए। उसकी पैरवी करते जियाल ने भी खुद को कंपोज किया और आगे बढ़ गया। वहीं उनसे कदरे दूर खड़ा वली खान उनके गैर एतमाद चाल पर मूंछों की आड़ में मुस्कुराया जरूर था। कमराए अदालत में दोनों मौकूफ अपने अपने नशिस्तों पर बैठे थे। वली खान का चेहरा बेतासुर था तो जियाल के उफलात ठोस रहे। वकील साहिबा अपने असिस्टेंट से केस के नुकात शेयर कर रही थी। जज साहब के तशरीफ फरमा होते कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म सादिर हुआ। सबसे पहले एडवोकेट वली खान खंखारते हुए खड़े हुए और जज साहब के सामने आए। जज साहब कटरे में खड़े शख्स डॉक्टर सियाल बट अपनी ही बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के संगीन जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं। होटल दरबार के सीसीटीवी फुटेज में उनकी अपनी अहलिया के साथ एंट्री करने की वीडियो भी मौजूद है और वहां के स्टाफ वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने वारदात के वक्त मिस्टर सियाल के हाथ में गन भी देखी है और गोली चलने की आवाज भी सुनी है। मुद्दा पानी की तरह साफ है। वो गर्दन अकड़ा कर खड़ा ठहर ठहर कर सारा मामला जस्टिस फल साहब के गोश गुजार कर रहा था। कोर्ट रूम में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ वली खान की ही बारोब आवाज गूंज रही थी। दाएं सिमत के पहले सफ में जहीर और जोरिन भी बैठे कार्रवाई सुन रहे थे। जहीर बेतासुर था, जबकि जोरिन की नफरत आमेज नजरें जियाल पर जमी थी। बकौल कानूनी कार्रवाई के इस इंसान की वजह से उसकी दिल अजीज बहन दुनियाए फानी से रुखसत हुई थी। दिल में दर्द उठना कुदरती था। दूसरी सिमत बाएं कतार के पहले सफ में सदीफ हमदान और समर हुस्ने एशनोई बेदार किए बैठे रहे। जज साहब ने बगौर प्रोसिक्यूटर लॉयर वली खान का बयान सुनकर अपने सामने रखे जियाल के सामान पर नजर डाली, जिसमें उसका मोबाइल, घड़ी, कार की चाबी, बटुआ समेत गन भी मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने डिफेंस लॉयर के जानिब रुख किया ताकि वो कहानी के दूसरे पहलू से भी बाखबर हो। वकील साहिबा सर को खम देकर उठी तो वली खान अपनी जगह पर वापस आ गया। जज साहब, ये केस सरासर बेबुनियाद है। पुलिस और प्रोसिक्यूटर साहब बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हुए हैं। मेरे मौक्किल बेकसूर हैं और वो एक नहीं 10 मरतबा कह भी चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी केस की नए सिरे से सही तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। उसने बाएतमाद अंदाज में आगाज़ किया। तो क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीद गवाह, सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर जियाल के हाथ में मिली गन, जो कि उनके ही नाम पे रजिस्टर्ड भी है, और कपड़ों पे लगा खून, ये सब बेमानी है? ये जुमले वली खान के जानिब से बोले गए। बिल्कुल नहीं, लेकिन अक्सर आंखों देखा सच नहीं होता। जैसे कि मेरे हाथ में अभी ये पेन है। वो हाथ में पकड़ा पेन हवा में बुलंद करके कमराए अदालत में मौजूद अफराद को दिखाती है। मान लीजिए कल को इस पेन से किसी का खून हो जाए तो क्या आप फौरन मुझे अरेस्ट कर लेंगे और डायरेक्ट सजा सुना देंगे? क्योंकि पेन तो मेरा है और इस पर फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं, जबकि मैंने कत्ल किया भी नहीं होगा। वकील साहिबा ने पहली मर्तबा वली खान के सिमत रुख किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर वार किया। जियाल इस पूरे दौरानी में खामोश खड़ा अपने आप से ही जूझ रहा था। वकील साहिबा का ये कॉन्फिडेंट देखकर वो उसे देखता ही रह गया। क्या ये वही लड़की थी जिसे कभी वो जानता था, या कोई और? उसने सोचा जरूर था, पर यहाँ मौजूद सारे सबूत जियाल के खिलाफ है। अगर आपको लगता है वो बेगुनाह है तो साबित कीजिए। वली खान तैश में आता अपनी सीट से खड़ा हो गया। जरूर, मैं साबित कर दूंगी योर ऑनर। जियाल बट अपनी अहलिया के साथ होटल जरूर गए थे। हाथ में गन भी होगी, लेकिन शूट उन्होंने नहीं किया। वकील साहिबा ने रुख फेरकर जज साहब को देखा। सिर्फ जबानी कह लेने से ऐसा हो नहीं जाएगा लॉयर साहिबा, वी नीड प्रूफ्स। उसने आबरू उचकाया, फिर जज साहब के सिम देखा। जज साहब, मकतूला के फैमिली इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि लेट मिसेस सियाल और डॉक्टर सियाल के रिश्ते में हमेशा तल्खियां रही थी और वो अक्सर उन्हें छोड़ देने की धमकी देते रहे।
इतना ही नहीं, उन पर कई दफा हाथ भी उठा चुके हैं। वली खान का दबदबा बरकरार रहा। हाथ उठाने के फिक्रे पर वकील साहिबा के आबरू फैल गए। उसने बेयकीनी से जियाल को देखा था अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए, तो उसने ऐसा कोई एतराफ़ नहीं किया। तल्खियाँ, पेचीदगियाँ, कभी कभार लड़ाई झगड़े, ये हर देसी कपल का मामला है। हर दूसरे घर में मौजूद मियाँ बीवी में किसी ना किसी बात पर इख्तिलाफ राय हो जाता है। इससे शौहर कातिल तो नहीं बन जाता। आपको इतना यकीन है कि मेरे क्लाइंट ही कातिल है तो आप साबित कीजिए। मानो वो वली खान को चैलेंज कर रही हो। जियाल से हाथ उठाने वाले मामले की खबर वो सुनवाई के बाद लेगी। उसने दिल में तय किया, हाँ, माई डियर फेलो लॉयर, मेरे पेश किए ऐनी शाहिदीन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर सबूत वलेडी जज साहब के सामने है। मेरे मुताबिक तो वही कातिल है। उसे बेगुनाह आप करार दे रही है, वो भी खाली हाथ। वली खान का कहका हॉल में गूंजा था। जियाल का दिल अपने लिए ऐसे अलकाबात सुनकर टूट सा गया। इतने मान से बनाया करियर, इज्जत, रसूख सब मलियामेट हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो खामोश रहने पर मजबूर था। उससे वकील साहिबा वादा लेकर आई थी कि चाहे प्रोसिक्यूटर लॉयर कुछ भी कहे वो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं अपनी बात साबित कर दूंगी। जियाल बड़ बेगुनाह है, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, और अगर वो कातिल साबित हुआ तो मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा कर ही दम लूंगा। जान बचाने वाला ही जान लेने वाला जल्लाद बनेगा। शायद ये आपका पहला और आखिरी केस साबित हो मिस। वली खान टेबल के साइड से घूमकर उसके एन रूबरू आया और दांत चबाए। वली खान उसके इतने करीब था कि वो जियाल के लिए उसके दिल में छिपी नफरत अच्छे से महसूस कर सकती थी। वहीं जियाल ने इन दोनों के माबैन का फासला कम पाकर मुठ्ठियां सख्ती से भींच ली तो दूसरे सिमत ये मंजर देखते हुए समर ने जबान निचले लब पर फेर कर अपना गुस्सा जब्त किया। वली खान, बिहेव योर सेल्फ। ये सदा पहले सफ में बैठे हमदान चाचू ने लगाई। वो उसके अपनी वकील साहिबा के इतने करीब आने पर खड़ा हो गया। खानदान के बड़े बेटे की शख्सियत पर उछलता कीचड़ और सामने मौजूद खातून की बेहुरमती बट फैमिली के किसी मर्द से बर्दाश्त न हुई। जज साहब माहौल का तनाव बढ़ते देखा तो हड़बड़ा गए और हौड़ी टेबल पर मार कर इन सब के मुबाहिसे को मजीद या किसी झड़प का रूप लेने से रोक लिया। वकील साहिबा पलटकर अपने टेबल पर आ गई। सदीफ ने हमदान का बाजू पकड़ उसे वापस बिठा दिया। वहीं वली खान ने जाकर फिर से अपनी नशिस्त संभाल ली। सीट के जानिब जाते जाते उसने पहले सफ में बैठे बट साहब को यूं मुदाखलत करने पर घूरा जरूर था। दोनों जानिब के बयानात सुनने के बाद और सामने पड़े दस्तावेजात मुताला करने के बाद मुजरिम डॉक्टर जियाल बट ही करार पाए जाते हैं। डिफेंस के पास अगर उनके बेगुनाही का सबूत है तो कोर्ट में हाजिर करें। इन सबूतों और गवाहों के मुकाबले डिफेंस की महज ज़बानी कार्रवाई जियाल बट को गुनाह साबित नहीं कर सकी। मैं डिफेंस लॉयर को नए सिरे से तफ्तीश करने की और सबूत लाने की इजाज़त देता हूँ। अगली पेशी 25 तारीख को होगी। तब तक मुजरिम जियाल बट कैद में ही रहेंगे। जज साहब ने फैसला सुनाया और उठकर जाने लगे। जियाल ने रेलिंग पर मुक्का दे मारा। जाने ये हिज की रातें कितनी तवील होनी थी। वली खान के चेहरे पर सुकून था, जबकि वकील साहिबा के चेहरे पर जर्द लहर दौड़ गई। वो जल्द अज जल्द सियाल को रिहाई दिलवाना चाहती थी, मगर किस्मत उसे कैद रखने का हामी था। फैसले के बाद सब एक एक करके कोर्ट रूम से बाहर आए। कॉरिडोर में जियाल और पापा आमने सामने खड़े थे। पापा की आंखें नम थी और जियाल की अफसुर्दा। सब ठीक हो जाएगा पापा, आप फिक्र ना करें, बस अपना और सब घर वालों का ख्याल रखें। जियाल ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। सदीफ बाप था, मजबूत मर्द होकर भी बेटे की तकलीफ पर लाचार और बेबस नजर आया। आयत ने बहुत बुरा हाल कर लिया है, तुमसे मिलने की जिद कर रही है। पापा अपना हाल छुपाकर मम्मा की हालत बयान करने लगे। ठीक है, इस हफ्ते विजिट डे पर आप उन्हें साथ जेल ले आएगा। माँ की हालत का जान जियाल ने उनसे मिलना बेहतर समझा। सदीफ ने सर को असबात में हिलाते मुतरन्नम सांस अंदर खींची। पुलिस एहलकार ने आगे आकर इशारा किया तो जियाल ने उनसे रुखसत ली और चल पड़ा। हमदान ने भाई का शाना थपथपाया। वहीं समर और वकील साहिबा मंजर आम से दूर खड़े रहे। भैया, हम बहुत जल्द आपको निकाल लेंगे, हिम्मत मत हारे। सीढ़ियां उतरते हुए समर ने रोककर उसे उम्मीद दिलाई। मुझे तुम पर भरोसा है। जियाल ने उसका शाना थपथपाया। पापा का ख्याल रखना। गर्दन मोड़कर उसने फिर एक नजर पीछे देखा था। सदीफ और हमदान इसी सिम देख रहे थे। इन सबसे कदरे फासले पर खड़ी वो भी ये मंजर देख रही थी। उसने अपने तासुरात छुपाने आंखों पर गॉगल्स लगा लिए थे। इसी असना वली खान कोर्ट रूम से बाहर आता नजर आया। उसके पीछे जहीर और जोरिन भी गार्ड के घेरे में चल रहे थे। अपनी कार तक पहुंचकर उसने एक गहरी नजर वकील साहिबा को देखा जरूर था। इन्वेस्टिगेशन की इजाजत तो मिल गई, अब क्या करना है? समर पुलिस वैन जाने के बाद उसके साथ आन खड़ा हुआ। अब एक माहिर और काबिल एतबार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ढूंढना है जो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करे। वो सीने पर हाथ बांधे कार की बोनेट पर टेक लगाए बैठी बोली। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। समर ने झट से सीधे होते जवाब दिया। समर रुको, वो टोकते हुए सीधी हुई। आंखों पर से गॉगल्स हटाए समर एक कदम बढ़कर रुक गया था। मुझे पता है मुझे किस से बात करनी है, वो मगरूर मुस्कान के साथ कहते पलटकर अपनी कार में जा बैठी। खूबरू समर ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने, उस पर ब्लैक ही कोट, सेब इतन के बिखरे बाल माथे पर उड़ते पुरसोच अंदाज में एक कदम पीछे उठाता उसके रास्ते से हट गया। उसकी कार नजरों से ओझल हो गई।
पर वो वहीं खड़ा रहा। वकील साहिबा क्या करने वाली थी वो जान ना सका। गाड़ी में सवार ज़हीर बेचैन होता खखारा। अब क्या होगा? जियाल छूट जाएगा क्या? उसने फ्रंट सीट पर बैठे वली खान से सवाल किया। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो कैद में रहना भी नहीं चाहिए। वली खान अगरचे क्रिमिनल लॉयर था, पर कहीं ना कहीं दिल में इंसानियत भी बाकी थी। जियाल को किसी ना करदा गुनाह की सजा मिले उसे गवारा नहीं हुआ। विंड स्क्रीन से बाहर देखते वो गहरी सोच में डूबा रहा। तो अगर सियाल बेगुनाह है, फिर हमारी बहन को किसने मारा है? जोरिन ने सोचते हुए पूछा। उसके सवाल पर वली खान ने उसे बैक व्यू मिरर में देखा। कातिल जो भी है मुझसे बच नहीं सकता। डिफेंस लॉयर को अपना काम करने दो और मैं अपना करता हूँ। आखिरी जुमला कहते हुए उसने नजरें सड़क पर जमा ली। शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए ठोड़ी के नीचे टिकाया। बकिया सफर खामोशी से कटा। ज़हीर और जोरिन को उनके घर ड्रॉप करके वली खान अपने ऑफिस चला आया। चमकदार ऑफिस के वसी केबिन में अंदर दाखिल होते ही उसने अपने असिस्टेंट लॉयर को सदा लगाई। मुझे डॉक्टर सियाल बट के फैमिली डिटेल्स चाहिए। एक एक फर्द का डाटा होना चाहिए, याद रहे कोई भी मिस ना हो। जियाल बट से जुड़ा हर एक एक फर्द। वो उंगली दिखाते दांत पर दांत जमाए आंखों में तैश लाते हुक्म सादिर हुआ। ओके सर। असिस्टेंट लॉयर सर को जंबिश देते अपने कंप्यूटर के जानिब भागा। वली खान ने अपने केबिन में चलते अपना ब्लैक कोट उतारकर सीट की पुश्त पर डाला और एसी का दर्जा तेज किया। टेबल पर पड़े दस्तावेजात को खोलकर फिर से मुशाहिदा करने लगा। कहीं उससे कुछ छूट तो नहीं गया है? ये ख्याल उसे पूरे रास्ते सता रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक लाइन बगौर पड़ी जिसमें कत्ल गोली लगने से हुआ था और गोली का साइज, गन का मॉडल और दीगर मालूमात वही थे जो जियाल के गन के थे। मकतूला के बॉडी और गन पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट जियाल के थे। जियाल के कपड़ों पर मिला गन पाउडर उसी बुलेट के निकलने से लगा था। उसके अलावा डेड बॉडी की तस्वीर और होटल का सीसीटीवी फुटेज, हत्ता कि होटल स्टाफ की शादी, ये सब जियाल के कातिल होने का जानिब पूरा इशारा कर रही थी। फिर वो बेगुनाह कैसे हो सकता था? वो खुलेआम अपने जुर्म से इनकारी कैसे हो सकता था? सर, सियाल बट का फैमिली डाटा। असिस्टेंट की आवाज़ पर वो ख्यालों से बाहर आया। केस फाइल बंद करके उसने सर को खम देते असिस्टेंट के हाथों से लैपटॉप थामा और अब्रू उचकाकर उसे जाने का इशारा किया। असिस्टेंट मुअद्दब अंदाज में हुक्म मानते केबिन से बाहर निकल गया। लैपटॉप में खुले पेज पर जियाल के तमाम फैमिली मेंबर्स की डिटेल थी। वली खान बाकी सब नामों को स्क्रॉल करता हुआ एक नाम पर रुक गया। वली खान अपनी गहरी सियाह आंखें छोटी करके सबसे पहले उसकी बायो डाटा पढ़ने लगा। दिल की गहराइयों में कुछ टूट कर उभरा था। घने पलकों के नीचे उसकी सुनहरी आंखें, शम के लाली से सुर्ख पड़ते गाल, गुलाबी लबों के पीछे सफेद दांतों से लबरेज मुस्कान, कंधों से नीचे जाते घने बाल, चंचल हसीना मिशाइम सदीफ बट। क्या माजी ने खुद को दोहराया था? वटा सटा का खेल पलट कर आया था। एल्जिना और मिशाइम इस खेल के भेंट चढ़ी थी। फोरेंसिक लैब में केमिकल की बदबू हर सू फैली हुई थी। लैब के मखसूस कपड़ों पर सफ़ेद कोट पहने मेल और फीमेल डॉक्टर्स अपने अपने कामों में मशगूल थे। वो सफ़ेद कोट और पीले रंग के दस्ताने पहने, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए और इस पर लैब कैप पहने, साथ साथ मुंह पर मास्क लगाए एक 16-17 साला लड़की की पोस्टमार्टम कर रही थी। टॉर्च को रोशन करके पहले उसकी आंखों, कानों, नाक, मुंह और एक एक करके हर उसका मुआयना किया। केमिकल पाउडर की मदद से उसके हाथों और पैरों पर किसी जहरीली शय की मौजूदगी तलाश की। बज़ाहिर तो वो बॉडी ठीक थी, किसी जहरीली शय के असरात भी नहीं मिले। तो उसने आंखों पर लेज़र प्रूफ ग्लासेस लगाई और लेज़र लाइट की तेज़ रोशनी इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर डाली। जो नताइज उसके सामने आए उससे उसने लब भींच लिए थे। साले मुश्ताक पुलिस डिपार्टमेंट का एसएचओ था। एक ज़रूरी केस के मामले में उसे उसकी मदद दरकार थी। मुंह और नाक पर रुमाल पकड़े वो सांस रोके फोरेंसिक लैब के इस मुर्दा खाने में आया जहां वो इस बच्ची के रेप केस की जांच कर रही थी। आए आए साले साहब, हमारे मुर्दा खाने में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कहिए क्या खातिरदारी की जाए? वार्ड बॉय, सर के चाय नाश्ते का इंतजाम करो, उसने खिलखिला कर कहते हुए शरीर मुस्कुराहट से नवाजा। क्या डॉक्टर, मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और तुम चाय पूछ रही हो? समझ नहीं आती, तुम सारा दिन यहाँ काम कैसे कर लेती हो? साले साहब ने झंझलाते हुए आसपास लाशों को देखकर झुरझुरी ली थी। इस ठंडे कमरे में उनके जिस्म में सर्द लहर सरायत कर गई। साले साहब, जैसे मुजरिमों को पकड़कर जेल में डालना आपका काम है, आपको पसंद है, वैसे ही डेड बॉडीज को चेक करके मौत की वजह मालूम करना मेरा काम है, मुझे पसंद है। उसने ग्लव्स और मास्क निकालते हुए आम अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, वो एक काम है, अर्जेंट है। एक जली हुई बॉडी मिली है, लाश शनाख्त में नहीं आ रही। जिस गाड़ी में मिली है वो मिस्टर साहब के साले की है। अब बॉडी भी उसी की है या नहीं ये पता नहीं, ऊपर से मर्डर्स है। तुम प्लीज चेक करके जल्दी से शनाख्त कर दो। साले साहब दरख्वास्ती मूड में रखे जारी है। नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 4 डोंट कॉपी विदाउट परमिशन। साले साहब, आप देख रहे ये सब लोग लाइन में पड़े हैं, अभी मुझे बहुत काम है। उसने मासूमियत से पीछे पड़े लाशों के जानिब इशारा किया था। एक कतार में मर्दोजन की 5 बॉडीज पड़ी थी। उनको एक नज़र देखकर साले साहब ने रुख फेर लिया था। तुम इनको लोग कह रही हो? साले साहब को उसका मंतिक समझ नहीं आया। जिंदा थे तब तो लोग थे ना,
कभी ना कभी किसी कतार में इंतजार किया होगा, तब भी किसी हाई प्रोफाइल वाले ने आकर उनकी हक तलाफी की होगी। अब मरने के बाद भी उनके साथ नाइंसाफी हो, वो यूं समझा रही थी मानो वो लाशें उसे सुन रही हो। डॉक्टर नहयान, तुम्हारा ये फलसफा मेरे समझ से बाहर है, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज। साले साहब ठंडे कमरे में भी पसीना होने लगे, वो बाकायदा हाथ जोड़ गए। अच्छा, इस केस की क्या डिटेल्स हैं? उसने दाएं जानिब मेज पर पड़ी बच्ची की बॉडी की जानिब इशारा किया, जिस पर वो थोड़ी देर पहले काम कर रही थी। हाईवे के पास मिली थी, गले पर जख्म के निशानात हैं, मतलब गला घोंट कर मारा गया है। साले साहब ने अपने मुताबिक सारी मालूमात बताई थी। आपने वो बताया है जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, मगर दर हकीकत गला घोंटने से पहले उसका बुरी तरह रेप किया गया है। आपकी किस्मत अच्छी है, साले साहब के 24 घंटे के अंदर ये मिल गई और आप उसे मेरे पास ले आए, वरना सबूत इकट्ठा करना मुश्किल था। मैंने उसकी बॉडी पर मौजूद DNA के सैंपल्स तैयार करवाए हैं। आप उसके फैमिली, दोस्त, अहबाब में से चेक कर लीजिए किसके साथ मैच होते हैं। रेपस्ट प्लस मर्डर भागने ना पाए। तफसीलात बताते हुए स्ट्रेचर के गिर्द घूमकर वो अपने राइटिंग टेबल के पास आई और फाइल उठाकर एक नज़र दौड़ाई। उसकी तफसीलात से महफूज होते साले साहब मुतबस्सम हो गए थे। नयान ने वो फाइल साले साहब को थमाई और अपनी ज़रूरी चीज़ें मसलन मोबाइल, ग्लोव्स, ग्लासेस और फॉरेंसिक बैग उठाकर साले साहब के पास आ गई। चलिए साले साहब, आपकी नौकरी बचाते हैं। मोबाइल पर मैसेजेस देखते वो आगे बढ़ गई। थैंक यू नयान, तुम्हारा बहुत बड़ा और बहुत मजबूत दिल है। मैं तो एक दिन में इतनी लाशें देखकर ही गिर जाऊं। उन्होंने मशकूर होते उसके पीछे कदम बढ़ाए। पहले ऐसा नहीं था, पर सर्जरी के बाद बहुत मजबूत हो गया है। एंड थैंक्स टू हिम। कॉरिडोर में चलते हुए वो 2 साल कबल अपनी सर्जरी याद करने लगी, और उस इंसान को भी जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सियालबक। जाए वकूफ पर पहुंचकर नयान ने फौरन अपना मास्क लगा लिया। धुएं के उठते मरगुले फिजा को तारीक बना रहे थे। साले साहब ने मुंह पर कपड़ा रख लिया, ब्लैक पैंट और ब्राउन शर्ट पहने, ब्लैक शूज और ब्लैक पी कैप सर पर ली। 30 साला नयान, छोटी हेजल ग्रीन आंखें, लंबी नाक, अनाबी हों, गंदुमी गंदुमी रंग की पतली बवकार खातून, पुलिस डॉक्टर जिसे फॉरेंसिक डॉक्टर भी कहा जाता है कि वजीफा पर फाइज थी। उसका निडर अंदाज अपने आप में एक मिसाल था। ग्लव्स पहने हाथों से धुआं झाड़ती वो गाड़ी के करीब गई और अच्छे से गाड़ी का मुआयना करने लगी। अपने फोरेंसिक बैग से मखसूस कलर का स्प्रे निकाले कदम कदम चलता एक एक पार्ट स्प्रे करते निशान बनाती रही। 15 मिनट तक गाड़ी का एक एक कोना चेक करने के बाद उसने हटाक कर साले साहब को बड़ी सी मुस्कान के साथ देखा था। वो समझ गए मामला गंभीर है। गाड़ी में जानबूझकर आग लगाई है। पेट्रोल की टंकी में बड़ा सा सुराख मिला है। आंखें बड़ी करके और हाथों के माबैन फासला रखकर तफसीलात बताते वो काफी महजूज हो रही थी। बेशक उसे अपने काम से मोहब्बत थी, पर यह भी हकीकत था कि इसी मोहब्बत के हाथों वो कई दफा खतरे में भी पड़ी है। बाकी के पार्ट्स टूटे तो नहीं हैं, मगर जलकर खराब हो गए हैं। बंदा चोर बाजार में बेच भी नहीं सकता। चच, वो सांस लेने को रुकी। उसके तासुरात अफसोस कुन हो गए थे, और टायर के निशानात भी टेढ़े मेढ़े हैं। मतलब 2 लोग थे और ड्राइवर से गाड़ी छीनने या रोकने के लिए मुजाहमत की गई है। नयान नाखून दांतों में दबाए सोच में पड़ गई थी। साले साहब मुंह खोले सारी तफसीलात सुनते गए। मेरी जानू कहाँ है? मेरा मतलब डेड बॉडी। उसकी खुशी से आंखें चमक रही थी। उसकी खुशी देखकर साले साहब और दीगर अफसरान को नहयान की दिमागी सेहत पर शक हुआ था। एक अफसर ने कदरे फासले पर इशारा किया तो वो चहकते हुए इस जानिब लपकी। डेड बॉडी जगह जगह से जल भुन गई थी। चेहरे के जाविये पूरे बिगड़ गए थे। हाथ पैर, पेट का हिस्सा, सीना, गर्दन, नीज, उंगलियों की हड्डी तक नुमाया थी। असस चच लगता है बहुत नफरत भरी थी। किसी जुल्म का बदला लिया गया है। इस बॉडी के गिर्द गोल गोल घूमते वो तरहम आमेज निगाहों से देख रही थी। साले साहब, जरा मिनिस्टर साहब के साले का नक्शा तो बताना। बॉडी के सर के पास 2 जानू बैठकर मुस्तफसिर हुई। तेज नजरों से बॉडी के एक उफ का मुआयना करने लगी। साले साहब गला तर करते हुए खोंखारे और तफसीलात बताने लगे। जब वो खामोश हुए तो नयान ने सर उठाकर उनके जानिब देखा और पहले के जैसे बड़ी सी मुस्कुराहट दी। नयान, जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो तो मेरा दिल दहल जाता है। साले साहब रो देने को हो गए। हाँ, उसने कहकहा लगाया। ये मिनिस्टर का साला है क्या? उनकी परेशानी कम ना हो सकी थी। हम नहीं, फिजिकली तो ये आपके बताए हुलिये से मैच नहीं करता। उसका हाइट और वेट आपके डिस्क्राइब्ड बॉडी से मुख्तलिफ है। कन्फर्म आइडेंटिटी DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकती हूँ। उसे लैब ले आए, 1 घंटे में केस सुलझा दूंगी। वो उठी, ग्लव्स निकाले, हाथ झाड़े, अपना बैग उठाया और नरमी से उनका कंधा थपथपाकर अपने कार के सिमत बढ़ गई। साले साहब पीछे अपने एहलकारों को हिदायत देने लगे। नहयान कार में सवार हुई थी कि मोबाइल बजने लगा। जी रुस्तम अंकल, मैं आपका मैसेज देख चुकी हूँ, पर एक जरूरी केस में बिजी हूँ, आज नहीं आ सकूंगी, माजरत। नहयान ने अफसुर्दगी से कॉल उठाते जवाब दिया, पर शुजात सुबह से 3 दफा पूछ चुका है। जब तक मैं तुम्हारा चेकअप ना कर लूं उसे सुकून नहीं मिलेगा। रुस्तम साहब दोस्ती के हाथों मजबूर थे। पापा भी ना। चले ये केस क्लोज करके आती हूँ, पर चेकअप के लिए नहीं, आपके साथ चाय पीने। नयान पेशानी मसलते बेदली से राजी हुई।
कॉल काटकर वो शीशे से बाहर सड़क किनारे नसब सब्जाजार और नीले आसमान में उड़ते चरण परन को देखने लगी। उस दिन कराची का मौसम खुशगवार था और उसे अच्छा महसूस हो रहा था। पापा और जियाल ने एक दूसरे को देखा था। आयत, वो बहुत अच्छी लॉयर है, पापा ने समझाना चाहा होगी, पर हमारे मामले में कुछ नहीं करेगी, वो जानती हूँ मैं उसे। पुराना बदला ले रही है हमसे। मम्मी तसल्ली न हुई। माजी की तल्ख यादें ताज़ा होने लगी थी। जियाल खामोश ही रहा। मम्मी ने उन दोनों को परेशान होते देखा तो मौजू बदल लिया। माजी कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता, ये सोचकर उसने हाल पर ध्यान लगाया। खैर, आप दोनों ने उसे अपॉइंट किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। मुझे बस मेरा बेटा सलाखों के बाहर चाहिए सदीफ, उसने मुतरन्नम लहजे में कहते फिर से जियाल को देखा। जियाल की जिंदगी की एक और रात काल कोठरी में कट रही थी। पिछले 10 दिन से वह यहाँ कैद था। अब तो मानो उसे आदत सी होने लगी थी। सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस तन्हाई के जेल में मुकैद उसके दिल को वजूद के कैद होने पर फर्क नहीं पड़ा था। इस अकेलेपन और तन्हाई से तो वो बरसों का आशना था। माँ बाप से मिलकर सियाल अपने सेल में आ गया। उसे इस एचओ के जानिब से पढ़ने के लिए कुछ किताबें रखने की इजाज़त मिल गई थी, तो उसने पापा के हाथों अपने मेडिकल की किताबें मंगवा ली। अपनी चटाई पर बैठकर उसने योर गाइड टू हेल्दी हार्ट पर मेरियन सैंडमेयर की किताब खोली, मगर यादों की बहार उस पढ़ने का आदत थी। अमाजीफ एलजिना नूरी सिद्दीकी। 18 साल एल्जना का मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आज पहला दिन था। खुशी और एक्साइटमेंट आसमान को छू रही थी। मेन गेट पर खड़ी वो ब्लैक पेंट पर घुटनों तक आती, वाइट फ्लोरल शर्ट में मलबूस वाइट स्नीकर्स पहने, ब्लैक बैग कंधे पर डाले, बालों की ऊंची पोनी बनाए, गोरी रंगत और गुलाबी होठों पर मुस्कान सजाए चमकती आंखों से यूनिवर्सिटी के अहाते को मुशाहिदा करने लगी। गेट के अंदर कदम रखते ही उसे नए एहसास ने घेर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न दुनिया की मशहूर जामियात में शुमार होती है। यहाँ तालीम रिसर्च बेस्ड है, यानी तलबा को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि तहकीक, तनकीदी सोच और अमली तज्जिया सिखाया जाता है। असातिज़ा अपने शोबों में आलमी सतह पर पहचाने जाते हैं और कई प्रोफेसर्स बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सन 1853 में बनाई गई है। यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरी सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी है। इसका मेन कैंपस पर्कविल के इलाके में वाक़ है, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर मेलबर्न के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अहाते में शुमार होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के कई दूसरे कैंपस भी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में फैले हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का मेन कैंपस करीबन 35,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला मेमारी का शाहकार है। इसकी बुलंद ओबाला कदीम तर्ज ए तामीर पर बनी इमारत को मेलबर्न शहर की खूबसूरती में हुसैन इम्तिजाज हासिल है। मेन कैंपस में तकरीबन 15,000 के करीब असातिज़ा और एडमिनिस्ट्रेशन कारकुनान सरेकार हैं। इस बुलंद ओबाला और वसी व अरीज इमारत में 9 कॉलेजेस और 5 यूनिवर्सिटी हॉल्स मौजूद हैं, जिसमें 10 से ज़ायद एकेडमिक यूनिट्स और रिसर्च सेंटर्स शामिल हैं, जिनमें सर फहरिस्त है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड मेडिकल हेल्थ, मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैड इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च ग्रेजुएट स्कूल, मेलबर्न बिजनेस स्कूल, मेलबर्न मेडिकल स्कूल। हर इंस्टीट्यूट और स्कूल के इमारत के सामने ला तादाद कैफे, 4 वसीओ अरीज सरसब लॉन्दो, जिम, 5 लाइब्रेरी, बैंक, ब्रांच, लॉकर्स, रूम, बाइक शॉप, बुटीक, सुपरमार्केट और छोटी फार्मेसी के साथ हॉस्टल की सहूलियात भी दस्तियाब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में 13 रुकनीती कमेटी भी मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग का किरदार अदा करती है और बर वक्त हर स्टूडेंट की रिपोर्ट से वाइस चांसलर को आगाह करती है। एल्जिना ने आने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के मुतल्लिक कई आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी देखकर उसकी आंखें खीरा होने लगी थी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी का गेट उसके सामने था, मगर एल्जिना को यूं लगा जैसे वो किसी और दुनिया की सरहद पर खड़ी हो। हाथ में फाइल, कंधे पर बैग और दिल में वही सवाल जो जहाज से उतरते ही उसके साथ चिपक गया था, क्या मैं वाकई यहाँ की हूँ? स्कॉलरशिप का खत अब भी मोबाइल में महफूज था। पाकिस्तान में सब ने कहा था ख्वाब पूरा हो गया, मगर ख्वाबों में ये नहीं बताया जाता कि अकेले रहना कैसा लगता है। एडमिशन ऑफिस में दाखिल होते ही शोर ने उसका इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ लहजे, मुख्तलिफ ज़बानें और हर चेहरे पर एक खास एतमाद, जैसे सबको पता हो कि वो यहाँ क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं। एडमिशन ऑफिस में कतार तेजी से चल रही थी। वो अपना लेटर लिए तेजी से लाइन में लग गई। स्टूडेंट ऑस कन्फर्मेशन, यही सवालात गूंज रही थे। वो सब कुछ पढ़ चुकी थी, मगर सुनना और जवाब देना ये अलग इम्तिहान था। लहजा, रफ्तार और एतमाद तीनों कम थे। कागजात मुकम्मल थे मगर दिल नहीं। ऑफिस रूम में हर सुर्ख सफेद गोल्डन बालों और नीली आंखों वाले ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेज बैठे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमाए कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ा रही थे। एक टेबल पर बायोमेट्रिक सिस्टम के आलात भी पड़े थे। टोकन नंबर के मुताबिक एक एक करके नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आगे बढ़ते गए और अपना एडमिशन क्लियर करवाते गए। एल्जिना का नंबर आया तो घबराए अंदाज में दस्तावेजात आगे किए। ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेज खातून ने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया। वो उसकी गहरी अंग्रेजी समझने की कोशिश करती रुक रुक कर सारी डेटा फराहम करती रही। 1.5 घंटे के दिमाग खपाई के बाद उसे आईडी कार्ड और एनरोलमेंट लेटर मिल गया।
वो सुकून का सांस लेती एडमिशन ऑफिस से बाहर आई। बाहर की फिजा पुरसुकून थी। चल ज़ेनी, एक पड़ाव तो पार हो गया। उसने आईडी कार्ड गले में डाला और लेटर हाथ में पकड़े अपने कैंपस का रुख किया। यह तो बस शुरुआत थी। एडमिशन ऑफिस से मतलूबा कैंपस 40 मिनट के वॉक पर था। वो सर उठाए कि एक मंजर को देखती बैग का स्ट्रैप पकड़े आगे चलती गई। एक जगह किसी एहसास के तहत रुककर उसने पीछे देखा। बड़े पैमाने पर फैले इस मजबूत रौश पर फासले फासले से स्टूडेंट्स गुजरते नजर आए, पर ऐसा कोई न मिला जिसे एलिजना शक के दायरे में खड़ा कर सके। बिलाखिर वो अपने कैंपस के हॉस्टल पहुंची। इस लंबे कॉरिडोर में एक कतार छोटे दरवाजे बने थे और आईडी कार्ड का नंबर दर्ज था। एक एक नंबर पढ़ती वो आगे चलती गई। पहली मंजिल पर कमरा न मिला। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल का रुक किया। वहां भी उसका ठिकाना न था। तीसरी मंजिल के 5वें दरवाजे पर उसका आईडी नंबर मौजूद था। उसने हाथ में पकड़ी चाबी से लॉक खोला और कमरे का जायजा लिया। एक सिंगल बेड, एक 2 खानों की अलमारी और एक मेज और चेयर। उसके शाह पैलेस के आगे तो ये कमरा सर्वेंट क्वार्टर जितना भी न था, न बट हाउस के किसी कमरे जितना। उसने बेदिली से अंदर आते कदम रखा। दरवाजा बंद करके बेड के पीछे खिड़की में झांका, जहां से ताज़ा धूप कमरे में आ रही थी। अलमारी खाली पड़ी थी, जबकि मेज पर स्टडी लैम्प, फायर अलार्म और एक वायरलेस क्रेडल था। उसने बेड पर बैठकर मेज पर रखे वायरलेस क्रेडल से उसने सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर मिलाया और अपना रूम नंबर बताकर सामान पहुंचाने का कहा। आगे का सफर यहीं से तन्हा तय करना था। 15 मिनट बाद एक स्टाफ मैन उसके दोनों बैग्स कमरे में पहुंचा गया। तब तक उसने अपना मोबाइल वहां के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया था। अपने बैग्स खोलकर सबसे पहले उसने छोटा सा कुरान निकाल कर अलमारी के सबसे ऊपर खाने में रखा। फिर उसके साथ जाए नमाज और चादर की भी जगह बनाई। फिर याशिम पापा का दिया हुआ इंटेक टेबल क्लॉक निकाल कर मेज पर रखा। अभी वो अपने कपड़े निकाल कर अलमारी में रख रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अस्सलाम अलैकुम मम्मा। उसने फौरन से पेशतर कॉल मौसूल की। वालेकुम अस्सलाम ज़ेनी, खैरियत से पहुंच गई? सब ठीक है ना? यूनिवर्सिटी और हॉस्टल पसंद आया? मम्मा ने खुशगवार लहजे में पूछा। मेलबर्न में सुबह के 11:30 बज रहे थे, वहीं पाकिस्तान में शाम के 5:30। पाकिस्तान और मेलबर्न के वक्त में 6 घंटे का फर्क था। राना और याशिम लॉन की चेयर्स पर आमने सामने बैठे शाम की चाय से लुत्फ अंदाज हो रही थे। यस मम्मा, अच्छे से पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी तो बहुत बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत भी। हॉस्टल भी ठीक ठाक है। एडजस्ट होने में कुछ दिन तो लगेंगे। उसने अपने आस पास नजर दौड़ाई और फिर खिड़की के बाहर उफुक में देखा। ज़ेनी, कुछ भी चाहिए हो बता देना, मैं अरेंज करवा दूंगा। ये जवाब पापा के जानिब से मिला। ज़ेनी वापस अलमारी के सिम जाते मुतबस्सम हुई। थैंक यू पापा, आई विल मैनेज। उसने यकीन दहानी कराई। कुछ और देर मम्मा और पापा से बात करके उसने काटी। 2 सेकंड फोन को देखती रही और फिर से अपने काम में जुट गई। कुछ ऐसे ही मराहिल उस नौजवान ने भी तय किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के दूसरे एकेडमिक ब्लॉक के मुतल्लिका हॉस्टल के कमरे में खड़ा बाहर लॉन में देख रहा था। एल्जिना के बरक्स उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और कदरे कुशादा था। वो ट्रैक पैंट और ब्राउन हाफ स्लीव टी शर्ट पहने, बाल माथे बिखरे हुए मगरूर अंदाज में गहरी नजर से लॉन को देखता रहा। उसे एल्जिना की आमद का पता चल चुका था, पर उसके रूबरू जाने से पहले वो उसे यूनिवर्सिटी के माहौल में एडजस्ट होने का वक्त दे रहा था। इंतजार अभी बाकी था मगर खूबसूरत था। आज क्लास का पहला दिन था। वह लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वक्त से पहले तैयार हुई। ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट पर लॉन कोट पहने, बालों को बांधे, उस पर ब्लैक स्कार्फ लिए वो लेक्चर हॉल पहुंची। वो क्लास रूम गदीद सहूलियात से आरास्ता था। सीढ़ीदार नशिस्तें, बड़ी डिजिटल स्क्रीन, माइक्रोफोन्स और हर तालिबे इल्म के सामने लैपटॉप या केसबुक मौजूद थे। वो तीसरी सीढ़ीनुमा नशिस्त पर एक लैपटॉप के आगे जा बैठी। कंधे पर से बैग हटाकर पीछे रखा। नोटबुक और कलम अपने आगे रखकर क्लास का जायजा लिया। वहाँ मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात थे। ऑस्ट्रेलियाई मुकामी स्टूडेंट्स, एशिया, जनूबी एशिया, अफ्रीका और यूरोप से आए बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स खुश उसलूबी का मुजाहरा करते। हर देखने वाले को एल्जिना मुस्कुरा कर देखती, पर हर एक उसे एक नज़र देखकर गुजर जाता। क्या ऐसा रवैया उसका सर पर स्कार्फ पहनने की वजह से तफरीक के बिना जाहिर किया जा रहा है? उसने सोचा ज़रूर था। वहाँ पर सबकी ज़बानें और लहजे मुख्तलिफ थे। कोई किसी से ख़ास नज़दीकी नहीं दिखा रहा था। रुई की तरह सफ़ेद बालों और सफ़ेद रंग के हामिल माहिर प्रोफेसर क्लास में दाखिला हुए तो सबने अपनी जगह संभाली और स्क्रीन के जानिब मुतवज्जे हुए। एल्जिना का खोया एतमाद लौट आया। उसे बहुत अच्छा पढ़ना था और शुरुआत पहले ही लेक्चर से किया। माइक्रोफोन लगाकर प्रोफेसर ने स्क्रीन पर पहला मश्क खोला और पढ़ाना शुरू किया। उनकी आवाज़ साफ थी और स्लाइड्स की रफ्तार तेज़, मुकामी गहरी इंग्लिश। एल्जिना नोट्स लेती रही मगर आधा दिमाग सुन रहा था, आधा स्लाइड्स देख रहा था और आधा तर्जुमा करने में मसरूफ रहा। ज़ेनी, पाकिस्तान में भी एक से बढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिर इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? उसका कहा जुमला दिमाग में गर्दिश किया। उसे एहसास हुआ फॉरेन कंट्री में पढ़ना सिर्फ जहानत का नहीं, रफ्तार का इम्तिहान भी है। दूसरे सिमत वो नौजवान अपने लेक्चर में मशगूल रहा। कामयाबी के ख्वाब तो वो भी लेकर आया था। उसके तासुरात नॉर्मल थे।
न कोई खौफ, न दुगनी मेहनत पर परेशानी। कल के बनिस्बत आज हुलिया दुरुस्त था। जीन्स और ब्लैक शर्ट के साथ हाइट स्नीकर्स, बालों को नफास से बनाए चंद दिन उगी शेव और लबों पर मुस्कान। लेक्चर नोट करते हुए उसने एक मर्तबा अपने स्मार्ट वॉच में वक्त देखा। ज़ेनी भी इस वक्त क्लास में होगी। उसने मल्टीमीडिया स्क्रीन को देखते हुए सोचा और फिर से ध्यान प्रोफेसर पर मरकूज कर दिया। सुबह 9 से दोपहर 1 तक उसकी लगातार क्लासेस चलती रही। 1 बजे प्रोफेसर निकले तो वो सब अपना अपना बैग समेटने लगे। एक्जिना ने तेज तेज अपना बैग बंद करके कंधे पर डाला। है एम ऑल्जीना, उसने बात करने में पहल की है। साथ खड़ी लड़की से महज इतना ही जवाब मिल सका और फिर वो किसी और के साथ निकल गई। एल्जिना वहीं खड़ी एक के बाद एक करके क्लास खाली होते देखती रही। उसे मगरिबी तर्ज जिंदगी पर गुस्सा आया। बैग कंधे पर डालकर वो भी क्लास से बाहर आ गई। लेक्चर हॉल से निकलकर वो ओपन एयर कैफे के सिमत बढ़ गई। एक खाली टेबल पर बैठकर उसने मेन्यू कार्ड उठाया। नाम अजनबी थे और कीमतें भी। उसने महज वेज सैंडविच पर इक्तफा किया। पहला निवाला लेते उसे घर की बहुत याद आई थी, खासकर अपनी मम्मा की। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में उसे सब मिल रहा था मगर अपनों जैसा प्यार नहीं। उसके सामने पूरा बेंच खाली था मगर कोई एक पल को सुस्ताने भी वहां नहीं बैठा। मैं नए नए लोगों से मिलूंगी, दुनिया एक्सप्लोर करूंगी, तभी तो अच्छी एक्टिविस्ट बनूंगी। उसे अपना ही जवाब याद आया था, मैं ठीक हूँ और मजबूत शख्सियत बनकर दिखाऊंगी। उसने बदलते हालात को कबूल करने का इरादा किया और मनफी ख्यालात झटक कर अपने अज़ को नए सिरे से मजबूत किया। उससे कुछ फासले पर ऐसे ही एक बेंच पर वो बैठा अपना सैंडविच खा रहा था। कहने को तो उसके पास भी कोई नहीं बैठा, लेकिन उस नौजवान को इस बात से कोई गरज भी न था। उसकी नजरें तो महज उस हसीना पर टिकी हुई थी। अव्वल नजरों में मोहब्बत थी, लेकिन अगले पल ही वहां सख्ती दर आई थी। जहालव 1 घंटे के बाद साले साहब फोरेंसिक लैब पहुंचे तो नहपना अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। बॉडी का ब्लड सैंपल और डीएनए मिनिस्टर साहब के साले से मैच नहीं हुए, ये कोई और है, पर मुझे उसके नाखून में एक और डीएनए के पार्टिकल मिले हैं जो सस्पेक्ट से मैच करते। अगर मेरी कैलकुलेशन देखे तो मरने वाला न सही पर मारने वाला मिनिस्टर साहब का साला हो सकता है। नयान ने फाइल तैयार करवाकर साले साहब को थमाई। साले साहब दंग रह गए थे। चले इस मर्तबा तो उल्टा हो गया। मकतूल के बजाय मैंने कातिल का बता दिया। अब जाकर पूछिए मिनिस्टर साहब के साले से क्यों जलाया है इस बेचारे को। नयान ने अपनी बात मुकम्मल करके लैब का ड्रेस चेंज किया, अपना ज़रूरी सामान उठाया और डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक के लिए निकल गई थी। 1 घंटे बाद वो उनके क्लिनिक पर मौजूद थी। डॉक्टर रुस्तम उसे देखकर बहुत अपनायत से मिले थे। मामूल के चेकअप के बाद दोनों ने साथ में गन्ने का जूस भी पिया। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तुम बिल्कुल ठीक हो, वही मेडिसिन लेती रहना, किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रुस्तम मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए गोया, आई नो अंकल, इलाज की मुझे नहीं पापा को ज़रूरत है, बेकार अपना बीपी बढ़ाया होता है। आई एम फिट, आखिरी फिक्रा कहते हुए वो कहीं खो गई। उसने खुद को संभाल कर अपनी तंदुरुस्ती की तस्दीक कराई। नयान, तुम्हें अब शादी करके अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर साहब ने मुस्तहकम लहजे में कहा। ओ प्लीज हजरत रुस्तम अंकल, अम्मी की तरह आप भी शादी का लेक्चर न दें। रोज डिनर पर यही टॉपिक चलता है। वैसे भी मैं 30 की सीढ़ी पार कर चुकी हूँ। पाकिस्तान में 30 से ऊपर की लड़की से कोई शादी नहीं करता। नयान हाथ उठाकर खड़ी हो गई थी। जो नसीब में हो और जिस वक्त पर उसका आना लिखा हो फिर वो बदल नहीं सकता। रुस्तम साहब ने खुश मिजाजी से जवाब दिया और उसे रुखसत करने दरवाजे तक आ गए थे। न जाने जिंदगी उसे किस सिमत ले जा रही थी। उन्होंने उसे जाते देखकर सोचा था, जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 5 डोंट कॉपी विदाउट परमिशन। कराची और डेरा इस्माइल खान के दूर दराज दरमियानी इलाके में स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस जारी थे। मुल्क को दहशतगर्दी के पाक करने के स्पेशल ऑपरेशन में पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर अपना अपना फरीजा सर अंजाम दे रही थे। सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शादमान अरीब इस इलाके के ऑपरेशन की रहनुमाई कर रहा था। वो 33 साल लंबा चौड़ा कसरती बॉडी और शातिर दिमाग के साथ रोब ओ ददबा का हामिल खूबरू वजी मर्द स्पेशल फोर्स का बेहतरीन जांबाज था। एक पुरानी इमारत में चंद दहशतगर्दों ने कब्जा करके कुछ शहरियों को बंदी बना दिया था। शादमान अपनी वर्दी में तैयार असलहा ताने चाको चौबंद दस्ते की सरबराही करते दबे पांव आगे बढ़ते दरवाजे तक आ पहुंचा। अपने असलहे को मजबूती से थामे उसने साथी ऑफिसर को इशारा किया तो उसने एक झटके से दरवाजे को लात दे मारी। सामने खड़ा दहशतगर्द हड़बड़ा गया, मगर उससे पहले वो संभल पाता शादमान तेजी से उसे शूट करता अंदर दाखिल हुआ। फिजा में गोली की आवाज गूंजने पर शहरियों में चीखों पुकार बुलंद हो गई। दूसरे कमरे में दोनों दहशतगर्द अपनी पोजीशन पर अलर्ट होते आसपास देखने लगे। अब की बार उसने साथियों को दरवाजे से जाने का हुक्म दिया और खुद खिड़की के सिमत बढ़ गया। 3-4 ज़रब लगाकर दरवाज़ा खुलने पर दहशतगर्दों ने अपनी गन का रुख इस जानिब किया। वहीं अकब से शादमान ने बारी बारी दोनों को शूट करके ढेर कर दिया। सर आल क्लियर, साथी ऑफिसरान ने इमारत छानकर तस्दीक कराई। वेरी गुड ऑफिसर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। शादमान ने अपना असलहा पीछे करते सबको दाद दी और शहरियों को महफूज अंदाज में निकालने लगा।
पुलिस एकेडमी में इस शानदार कामयाबी पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। पिछले मिशन की शानदार कामयाबी पर सारे ऑफिसरान को इनामात से नवाजा जा रहा था। सर फहरिस्त में नाम शादमान अरीब का था। उसके हुसैन कारकर्दगी पर एक और स्टार का इजाफा हुआ। इनामात की तकसीम के बाद शादमान डिपार्टमेंट के 10 बेहतरीन ऑफिसरान से मुतारिफ हुआ। हर शोबे से एक ऑफिसर मौजूद था। फोरेंसिक के शोबे से नहयान ने हिस्सा लिया। शादमान, ये हैं हमारी काबिल फोरेंसिक डॉक्टर नहयान लघारी, और ये हैं कमिश्नर फाजिल। उसका तारुफ करवा रही थे कि नहयान बीच में बोल पड़ी। स्पेशल टास्क फोर्स का बेहतरीन अफसर शादमान अरीब। वो आबरू उठाए उसे देखने लगी। शादमान मुस्कुरा दिया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? फाजिल साहब हैरान हुए। जी सर, आपकी काबिल डॉक्टर मेरी स्कूल मेट रही हैं। शादमान ने सरता पैर नहयान को देखा था। ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट पर रेड कलर का स्कार्फ गले में डाले, आंखों में काजल और लबों पर लिप ग्लॉस लगाए, शान से आबरू उठाए खड़ी नहयान महजूज हुई थी। कभी सोचा नहीं था स्कूल का सबसे भारी भरकम आस्तीन से नाक रगड़ता बद्दो सा लड़का सर्विस में आएगा। इतना वजन लेकर ट्रेनिंग कैसे की होगी? नहयान बाकायदा उसे चिढ़ाने लगी। हाँ, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब सर्विस ज्वाइन करनी थी तो वजन घटाना ही पड़ा। शादमान वर्दी के जेबों में हाथ डाले उसके साथ चहल कदमी करने लगा। दोनों साथ साथ रौश पर चलते स्कूल के दिन याद करने लगे। बचपन की हुसैन यादें कुछ लम्हे माहौल को खुशगवार कर गई। वैसे तुम इस फील्ड में कैसे? तुम्हें तो पुलिस सर्विस कभी पसंद नहीं थी। शादमान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। फैमिली प्रोटोकॉल, उसने शाने उचकाए। पापा उस वक्त कमिश्नर थे, वह चाहते थे मैं सर्विस में आऊं, और अम्मी चाहती थी कि डॉक्टर बनूं, तो मैंने दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी, फोरेंसिक डॉक्टर बनकर। नयान ने उसके रूबरू होकर हाथ उठाकर दोबारा शाने उचकाए। वाओ, दैट्स रियली गुड। शादमान सराहे बगैर न रह सका। बातें करते करते दोनों गेट तक आ गए थे। तो मिसेस शादमान उसके नाम के साथ क्या लगाए उसे समझ नहीं आया, या यूं कहें कि वो उसका स्टेटस जानना चाहता था। मिस नहयान। नहयान ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। मिस नहयान, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? शादमान ने मुअद्दबाना सर को खम दिया। उसे उसके गैर शादीशुदा स्टेटस का सुनकर लाशरी तौर पर खुशी हुई थी। नो थैंक्स मिस्टर शादमान, मेरे पास अपनी गाड़ी और ड्राइवर है। आपकी ये सर्विस फिर कभी लूंगी। नहयान ने खुश इखलाकी से जवाब दिया और अपनी गाड़ी में जा बैठी। शादमान उसकी गाड़ी आंखों से ओझल होने तक वहीं खड़ा रहा। बचपन की कई यादों ने उसे घेर लिया था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बॉब कट बालों वाली पतली सी लड़की, मासूम और खुश मिजाज। वली खान 2 घंटे से एक जगह बैठा बट फैमिली, सिद्दीकी फैमिली और उनसे जुड़े बकिया अफराद की डिटेल्स पढ़ता रहा। यहाँ तक कि मरहूम नूरीस सिद्दीकी और याशिम शाह की भी सारी बायोग्राफी जेरे नज़र की। आखिर में लैपटॉप बंद करके वो उठा और अगबी मेज पर पड़े इलेक्ट्रिक केटल में पानी रख दिया। इतना खस्ता होने के बाद एनर्जी दोबारा जमा करने उसे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। कुछ लम्हे बाद वो मग में गर्मा गर्म कॉफ़ी लिए अपने केबिन के कदे आदम खिड़की के सामने आ गया। बट फैमिली से मिलकर पूछताछ करनी होगी। मगर कॉफ़ी का घूंट पीते वह दूर उफुक में देखने लगा। मगर के आगे जहन गड़मड़ हो गया। बहुत से वजूहात ज़ेरे ख्याल हुए जिनकी वजह से उसे पर्सनली बट फैमिली से मिलना दुश्वार लग रहा था। उसने दिल को 1000 तसल्लियां देकर मना तो लिया था, मगर फैसले की तकमील मुश्किल लग रही थी। दूसरे जानिब नयान एकेडमी से अपने लैब आ गई। उसके दाखिल होते गार्ड ने किसी के आने की इत्तिला दी। मैडम, कोई आपसे मिलने आई है, पिछले 2 घंटे से वेट कर रही है। गार्ड ने खड़े होते फौरन से पेशतर इजाफा किया। नयान सोच में पड़ गई। उसने सर को खम दिया और वेटिंग रूम में दराई। उसे आते देखकर सोफे पर बैठी मोबाइल पर उंगलियां चलाती वकील साहिबा मोबाइल रखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसे मुस्कान से नवाजा। यस। नहयान वकील के ड्रेसिंग में एक खूबसूरत खातून को देखकर हैरान हुई थी। हेलो मिस नहयान, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानती हूँ, वकील साहिबा इसी मुस्कुराते अंदाज में गोया हुई। उसके जवाब पर नहयान की हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वकील साहिबा ने अपना मुद्दा रखा। कैसी हेल्प? नहयान ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी नशिस्त संभाली। एक केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वकील साहिबा उसके मुकाबिल बैठते हुए बोली। आई एम सॉरी पर शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं पुलिस फोरेंसिक डॉक्टर हूँ, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं। नहयान ने खुशगवारियत से जवाब दिया। उसने सोचा कि सामने बैठी खातून किसी गलत फहमी का शिकार हुई हैं। जानती हूँ, पर जिनके लिए मैं आपसे मदद लेने आई हूँ आप उन्हें अच्छे से जानती है और इस केस में आप ही मेरी मददगार साबित हो सकती है। वकील साहिबा पुरएतमाद थी। नयान ने आबरू मिलाए उसे देखा था। उसे वकील साहिबा के कॉन्फिडेंट पर मजीद हैरत हुई। किसका केस है? वो मुस्तफसिर हुई। डॉक्टर सियाल बट। वकील साहिबा टांग पर टांग रखे पीछे को हुई। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एतमाद था। वही नहयान के तासुरात बदल गए थे। चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई और सांस तेज होने लगी। कुछ खीरा लम्हात जहन के पर्दे पर घूम गए थे। 3 साल कबल नहयान की कहानी। हटो हटो, रास्ता खाली करो। अस्पताल के रोश पर भारी भरकम कदमों के चाप के साथ रास्ता देने की सदाएं बुलंद थी। पुलिस की नफरी स्ट्रेचर के दाएं बाएं भाग रही थी। इस रश में फन से डॉक्टर रुस्तम गिलानी मरीजा के जख्म से खून के बहाव को रोकने के जतन से 2-4 थे।
दूसरी तरफ कमिश्नर ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट शुजात लघारी साहब जर्द रंगले नम आंखों से उसे देखते स्ट्रेचर की रफ्तार से कदम मिलाते भाग रही थे। रुस्तम जल्दी करो, शुजात साहब की कप्पाती आवाज उभरी थी। अपनी जवान बेटी को यूं तड़पता देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर रुस्तम ने उंगली से उस बेजान वजूद की पलकें उठाकर जिंदगी की बहाली चेक की। नाक और मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को दुरुस्त करते नर्स को मिकदार बढ़ाने की हिदायत दी। शुजात, ये मेरा केस नहीं है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। गोली दिल के पास लगी है, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा। रुस्तम साहब ने स्ट्रेचर पर बेजान खून में लपट पड़ी नहयान को देखा था। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी बुलाओ, मेरी बेटी को बचाओ। रुस्तम, शुजात साहब ने उन्हें झंझोड़ा। शुजात, हौसला रखो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। दरअसल साल का आखिर चल रहा है, अक्सर डॉक्टर्स फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। रुस्तम साहब ने उन्हें पकड़कर बैठाया और खुद दाएं से बाएं होते मोबाइल पर अलग अलग हार्ट डॉक्टर से राब्ता करने लगे। शुजात साहब के दो आंसू टूटकर रुखसार पर लड़खड़ाते बह गए थे। आखिर वो अपनी दिल अजीज बेटी को कैसे मौत के मुंह में जाते देख सकते थे। वह एक बहादुर और मजबूत पुलिस कमिश्नर ही सही, मगर बेटी के लिए कमजोर बाप थे। सर, मैं बताऊं डॉक्टर का? इंस्पेक्टर फाजिल खंकारे। शुजात साहब के साथ डॉक्टर रुस्तम भी उसके जानिब मुतवज्जे हुए। डॉक्टर सियाल बट। फाजिल ने उन दोनों की नजरों से छमकर जवाब दिया। शुजात साहब पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें तिब्बी मामलात का इल्म न था, इसलिए उन्होंने सर घुमाकर रुस्तम साहब को देखा था। उसे तो अभी कम अरसा हुआ है डॉक्टर बने, उसे इतना तजुर्बा नहीं होगा। रुस्तम साहब मुतमईन न हुए। सर, कम उम्र और बेतजुर्बा ही सही, लेकिन अल्लाह ने उसके हाथ में बहुत शिफा रखी है। उसके हाथों कई दिल के मरीज सेहतमंद हुए। मेरे गांव से खास तौर पर लोग उससे इलाज करवाने आते हैं। और फिर कोई न होने से तो डॉक्टर सियाल भी बेहतर ऑप्शन है। नहयान की जिंदगी का सवाल है। फाजिल ने एक आस सी लगाई। रुस्तम साहब कुछ कहते उससे पहले शुजात साहब फिर से उनके गिरेबान को लपके। रुस्तम, मेरी बेटी का सोचो, प्लीज जल्दी फैसला करो। शुजात साहब की कांपती आवाज रुस्तम साहब को भी हिला गई। उन्होंने सर इस बात में हिलाया और डॉक्टर सियाल बट से राब्ता करने लगे। आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर सियाल को इमरजेंसी में वहां बुलाया गया। वो 28 साल खुश इखलाक जवान और हुनमंद डॉक्टर था। अव्वल तो उसने करियर के शुरुआत में इतना बड़ा केस लेने से इनकार किया, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझती गंदुमी रंग खूबसूरत लड़की को खून में लथपथ देखकर वो इंसानियत और अपने फर्ज के खातिर मान गया। बिलाखिर वो सर्जरी के लिए रेडी होकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, जहां रुस्तम साहब ने हॉस्पिटल टीम को पहले से तैयार कर रखा था और मजीद वक्त जाया किए बगैर नहयान की हार्ट सर्जरी का आगाज हुआ। शुजात साहब कॉरिडोर में मुसलसल दाएं से बाएं चक्कर लगाते रहे। थोड़ी देर बैठ जाएं, बीपी शूट हो जाएगा आपका। मेहरमा खानम, जो पुलिस की निगरानी में कुछ देर कबल वहां पहुंची थी, बेचैन बैठी थी। नहीं मेहरमा, जब तक नहयान खतरे से बाहर नहीं आती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो हाथों में तस्बीह के दाने घुमाते जवाब दे हुए। मेहरमा ने सर झुकाकर अश्क पोंछे और जीर लब बेटी की जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। 6 घंटे 48 मिनट पर जियाल पसीने से शराब और सुख चेहरा लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। थकावट प्यास भूख से चूर चूर उसे आते देखकर उजात साहब फौरन उसके सिमट बढ़े। उन्होंने जियाल को कंधों से पकड़ लिया। लब हिले तो थे, लेकिन हलक से आवाज न निकल पाई थी। मेहरमा बेगम ट्रांस की कैफियत में आहिस्ता आहिस्ता सीट से उठी। शी इज सेफ नाउ। जियाल ने सर को शदेते यकीन दहानी कराई। वो बिना कहे भी उन माँ बाप की कैफियत समझ गया था। शुजात साहब सजदा शुक्र में झुक गए और अल्लाह के हुजूर रो पड़े। अम्मी का चेहरा भीग चुका था। जियाल उन्हें दिलासा देता वापस अंदर चला गया। मजीद 1 घंटे बाद जब वो फिर से बाहर आया तो ओटी ड्रेस निकाली हुई थी। चेहरा और सर के बाल गीले थे। ग्रे टी शर्ट के आस्तीन कोहनी तक चढ़े हुए थे और बाजू पर नमी मौजूद थी, मानो वुजू करके आ रहा हो। जान बच गई है, ऑपरेशन कामयाब रहा है, मगर अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। 24 घंटे खतरे से खाली नहीं है। आपको अभी और हिम्मत से काम लेना है। उसने थके हारे खस्ता हालत में बैठे शुजात साहब के सामने 2 जानू बैठकर तसल्ली दी। बहुत नाजू से पाला है इसे, इकलौती औलाद है मेरी। मेरे नाम की गोली उसने अपने सीने पर ले ली। मुझे उसे अपने साथ वारदात पर ले जाना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करूं, उसके जिद के आगे मेरी चलती भी तो नहीं है। ऊपर से उसका काम भी ऐसा है। शुजात साहब भरी हुई आवाज में गम शरीक करने लगे। सर, इन सब बातों को भुलाकर इस बात का शुक्र करना चाहिए कि वो बच गई है। गोली काफी अंदर तक लगी थी। नॉर्मल इस कंडीशन में बचना नामुमकिन के मुतरादिफ होता है, तो यूं मान ले अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। एक बार फिर बेटी मिली आपको, जियाल ने दोबारा समझाया। इस दफा शुजात साहब ने सर इब्तिसाम में हिलाते मुतरद्दिद सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया। उसका शुक्रिया अदा करने लगे। मैं तो बस एक जरिया हूँ सर। मिस नहयान को दोबारा जिंदगी इस रबे कायनात ने दी है। सियाल ने उनके जुड़े हाथ अपने हाथों में लेकर हौसला दिया था। उस दिन का आगाज खुशगवार हुआ। नहयान ने नई जिंदगी के साथ नई सुबह की शुरुआत की। वो मशीनों के पाइपों से जुड़ी बेसुध पड़ी छत को फड़फड़ाती पलकों से बमुश्किल देख पा रही थी। उसे होश में आते देख वहां मौजूद नर्स डॉक्टर रुस्तम को बुलाने भागी। शुक्र है नहयान, तुम्हें होश आ गया। कैसा महसूस कर रही हो?
नर्स के इत्तला पर डॉक्टर रुस्तम फौरन से पेशतर वहां आई। अस्पताली ड्रेस में मलबूस प्राइवेट रूम के बेड पर लेटी उसका दिमाग प्रोसेस होने में वक्त ले रहा था। आखिर मौत के मुंह से बच कर आई थी। इतनी सी उम्र में दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, वक्त तो लगना ही था। कुछ लम्हे वो खाली नजरों से डॉक्टर रुस्तम को देखती रही और फिर से बेहोशी की दुनिया में चली गई। ये खबर डॉक्टर साहब ने फौरन शुजात साहब को बताई। वो खुशी से सरशार होते हॉस्पिटल के निकले और 15 मिनट बाद डॉक्टर रुस्तम के हमरा नयान के रूम में खड़े थे। लेकिन वो नीम बेहोश थी। 5 मिनट के लिए ही सही, वो होश में तो आई। जिंदगी की उम्मीद फिर से तो लौटी है। दिल का ऑपरेशन मामूली बात नहीं, रिकवर होने में वक्त लगेगा। रुस्तम साहब उसकी हालत बयान करने लगे। रुस्तम, नयान अभी जवान है और फिर औरत जात है। कल को शादी करनी होगी, बच्चे होंगे। इस सब का उसकी सेहत पर कोई मनफी असर तो नहीं होगा ना? बाबा उस वक्त तो सिर्फ बेटी की जान बचाने के जतन में थे, पर अब उन्हें नयान के मुस्तकबिल की फिक्र हो रही थी। ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर जियाल से बात करता हूँ। रुस्तम साहब ने उन्हें तसल्ली दी और चेयर पर बिठाया। 1 घंटे बाद जियाल ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने और ऊपर डॉक्टर कोट जेब वेतन के वाइट स्नीकर्स और महंगी घड़ी में हशाश बशाश तैयार उनके साथ कमरे में मौजूद था। सबसे पहले उसने शुजात साहब और डॉक्टर रुस्तम की परेशानी दूर की और फिर खुशगवार अंदाज में नयान का मुआयना करने लगा। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऐसी दीगर मालूमात जांच कर वो उसके सिरहाने बैठा और उसे पुकारने लगा, नाहियान नाहियान, चलो उठो, होश में आओ। वो नीम बेहोश थी। दिल तो ऑपरेशन के बावजूद सही काम कर रहा था, मगर दिमाग सदमे के सबब प्रोसेस में पीछे हो गया था। जियाल की खुशगवार आवाज पर नयान के दिमाग में हलचल मची। उसे झटका खाते और मशीनों पर सांस की तेजी और हार्ट बीट की तेजी पर शुजात साहब और रुस्तम साहब बेखुद खड़े हो गए थे। रिलैक्स नाहियान, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बाबा भी यही हैं, चलो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। जियाल दिमाग के हलचल को आराम करने फिर से धीमी आवाज में कहते उसका नब्ज चेक करने लगा। अब की बार नयान ने उसकी आवाज के साथ साथ उसका लम्स भी महसूस किया था। दिमाग के साथ साथ दिल में भी हरकत हुई थी। जब दिल और दिमाग एक जान हो जाएं तो जिस्म फैलियत पर आमादा हो जाता है। नयान ने आहिस्ता से भारी पलकें उठाईं। एक खूबसूरत जवान चेहरा रोशन हुआ। उसकी पहली नजर सियाल पर पड़ी और उसी लम्हे वो उसके दिलो दिमाग में सब्त हो गया। नयान मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? शुजात गफ्फारी साहब की भीगी आवाज कानों में पड़ी थी। नयान ने बमुश्किल जियाल पर से नजरें हटाकर बाबा को देखा। बाबा उसे प्यार करने लगे। जियाल उसके पहलू से उठकर पीछे हो गया और नर्स को जरूरी हिदायत देने लगा। नर्स से बात करते करते उसने गर्दन घुमाकर नयान को देखा। जरूर था, जिसकी नजर उसी के ताक्कुब में मशगूल थी। ओके नाहियान, अभी मुझे वापस काम पर जाना है, कल दोबारा आऊंगा, तब तक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। फिर से बेहोश मत होना। यू हैव टू गेट अप। उसी मुस्कुराते खुश मिजाजी से हौसला अफजाई करते वो फिर से उसके पास आया। नयान कोई जवाब न दे सकी, पर वो तकलीफ होने के बावजूद भी आंखें बंद करने राजी न थी। इसलिए जियाल समझ गया कि वो उसकी बातों पर अमल कर रही है। उसे हिदायत देकर सियाल शुजात साहब के साथ रूम से बाहर आ गया। उसकी नजरों से ओझल होने तक वो उसे देखती रही, फिर आंखें मूंद ली। रूम के बाहर शुजात साहब ने जियाल का हाथ पकड़कर उसे अपने जानिब मुतवज्जह किया और फिर जेब से एक चेक निकालकर उसके हाथ पर रखा। तब तक रुस्तम साहब भी बाहर आ चुके थे। सर, इतनी बड़ी रकम? जियाल उस चेक पर मौजूद हंसे देखकर हैरान हुआ। मेरी बेटी की जिंदगी वापस देने के लिए ये रकम बहुत छोटी है। तुमने जिस हालत में हमारी मदद की और अभी जो करके दिखाया, उसके आगे ये रकम कुछ भी नहीं है। शुजात साहब ने उसके चेक वाले हाथ पर अपना हाथ रखा। सर, मैंने जो किया और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है। हम डॉक्टर बनते हुए अपनी हर कोशिश करके जान बचाने की जो कसम खाते हैं, ये बस उस कसम को निभाने की मेरी कोशिश है, और उसके लिए ये रकम बहुत ज्यादा है। जियाल ने चेक उलटकर उनके हाथ पर वापस रखा। मेरी तरफ से बख्शिश समझ कर रख लो। शुजात साहब मुस्तफसिर हुए। सर, बख्शिश के तौर पर आप बस मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता। मेरी सरकारी तनख्वाह और क्लिनिक फीस मिलाकर भी इतनी नहीं बनती। सो प्लीज, मैं बस इतना ही चार्ज लूंगा जितना मेरा हक बनता है। बाकी आप नहयान के ठीक होने के लिए सदका कर दें। जियाल ने अपने हाथ पीछे करते व्हाइट कोट के जेब में डाल दिए ताकि शुजात साहब फिर से फोर्स न करे। शुजात साहब ने सर को खम दिया। वो चेक जेब में डाल दिया और अपनायत से जियाल को गले लगाया। अगर हर कोई ऐसा ईमानदार बन जाए तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। उन्होंने अफसोस से हंकारा भरी। अल्लाह मेहरबान ज़ात है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जियाल ने उनसे अलग होते हुए जवाब दिया। कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट से किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें लाजमी याद करना। शुजात साहब ने यह ऑफर कदरे सख्ती से दी। है ज़रूर, जियाल मुतबस्सिम होते कबूल कर गया। रुस्तम साहब से बकिया तबे डिटेल शेयर करके वो अपने क्लिनिक के लिए रवाना हो गया। जिंदगी का सफर रवान दवा रहा। शब और रोज गुजरते गए। नयान डिस्चार्ज होकर घर आ गई। वक्त के साथ साथ उसमें बेहतरी आती गई और 1 माह के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी दोबारा जियाल से मुलाकात तो न हो पाई, पर सोशल मीडिया पर उसे फॉलो जरूर करने लगी। उसके हर पोस्ट, हर पिक्चर को वो घंटों देखती रहती।
मसीहा बनकर आया था, दीवाना बनाकर चला गया था। आज सुबह का आगाज ठंडी हवाओं ने उसके कमरे का रुख करके किया। आम तौर पर वो तुलुए आफताब के साथ ही उठ जाया करती थी, मगर संडे के दिन वो देर तक ख्वाबों की वादी में खोई रहती। शुजात साहब चंद माह कबल पुलिस कमिश्नरेट से रिटायरमेंट ले चुके थे। अब उनका ज्यादातर वक्त घर और गोल्फ क्लब में गुजरता था। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बाबा। वो शब ख्वाबे की टी शर्ट और ट्राउजर में बालों की ढीली छोटी बनाए लाउंज में आई। बाबा के गले के गिर्द बाजू हमाइल करके वो उनके कंधे पर सर रख गई। अम्मी ने किचन में से सर निकाल कर उसे देखा था। उसके ताजगी भरे चेहरे से सेहतयाबी का सफर वाजी था। नाहियान, आज कहीं जाना मत। शमीम खाला एक फैमिली को लेकर आ रही है। मेहरमा बेगम ने अपनी बहन का नाम लेते खबर सुनाई। नहयान का मुंह बन गया था। एकदम उसका दिल हर चीज से उछट गया। सोफे पर बैठते कुशन पर मुंह रखकर वो गुस्से से उस पर छोटे छोटे मुक्के मारने लगी। सोनी बेटी, हम जानते हैं तुम्हें रिश्ते के जिक्र से चीख होती है, मगर बेटा शादी करना भी जरूरी है। माँ बाप आखिर कब तक जिंदा रहेंगे? अपना घर बसा लो। शुजात साहब नरमी से समझाने लगे। उन्होंने आगे होकर नयान के सर पर हाथ फेरा था। वो अब भी खफा रही। अम्मी, सुकून से क्यों नहीं रहने देती? जब देखो शादी शादी। उसके गैर मुल्की लड़की की कोई शनाख्त नहीं है क्या? बाबा को जवाब देने के बजाय वो अम्मी पर गुस्सा हो गई। 26 की हो गई हो, फोरेंसिक ऑफिसर भी हो, अब और कौन सी शनाख्त बनानी है तुम्हें? शादी का अपना वक्त होता है, ये निकल जाए ना, फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। अम्मी ने मुंह बिनसोड़ते हुए सर झटकर हन्हा किया। जब वो वक्त आएगा देखा जाएगा। वो ऊंची आवाज में जवाब देकर रुकी नहीं थी। कहाँ चली? बाबा ने उसके उठकर कदम बढ़ाने पर सदा लगाई। उसके जाने का सुनकर मेहरमा बेगम ने किचन के दरीचे से सर निकालकर उसे घूरा। वो कभी बाप का चेहरा देखती तो कभी माँ का। तैयार होने बाबा। शमीम खाला लड़के वालों को लेकर किसी भी वक्त टपक सकती है, उसने बेदिली से कहकर सीढ़ियों के सिमत कदम उठाए। मेहरमा बेगम सुकून का सांस लेकर बकिया तैयारी में जुट गई। 1 घंटे बाद शमीम खाला समेत एक फैमिली शुजात गफ्फारी के घर मौजूद थी। अम्मी के दांत पीसने पर आखिर नहयान अनारी रंग के जरी वाले कमीज शलवार पहने कंधों से नीचे जाते लंबे बालों को हाफ कीचड़ में बांधे कानों में छोटे झमके डाले दुपट्टा सर पर टिकाए ड्राइंग रूम में आई। सामने बैठी दोनों खवातीन में सताइशी नजरों का तबादला हुआ था। शमीम खाला ने इतना अच्छा रिश्ता लाने पर गर्दन उचकाई थी। मेहमानों में से एक खातून जो गालिबन अपने बेटे का रिश्ता लेने आई थी, कुछ बोलने लगी, मगर उससे पहले नयान बीच में बोल पड़ी। आंटी, आपका घर कितना है? उसने बहुत ही इत्मीनान अंदाज में इस्तफसार किया। काफी बड़ा है, इस घर से तो बड़ा ही होगा। आंटी ने शोशा दिखाते हुए आबरू उठाए थे। वेरी गुड। और पानी का मसला तो नहीं? गीजर ऑन रहता है ना? दूसरे सवाल पर नयान मजीद खुल गई। मेहरमा बेगम ने उसे घूरा था तो शमीम खाला ने दांत किचकिचाए थे, मगर वो नजरअंदाज कर गई। बिल्कुल, अपना बोरिंग करवाया है, हर वक्त साफ पानी आता है। आंटी ने फिर गर्दन उचकाई। फिर तो सही है, मेरे काम में खलल नहीं आएगा। मैं अपनी बॉडीज वहीं लाकर पोस्टमार्टम कर सकूंगी। नहयान दिल जमी से मुस्कुरा दी। हैं? आंटी ने हैरान होते बारी बारी सबको देखा है। खाला, बताया नहीं आपने? नहयान ने उसी अंदाज में अपनी खाला को देखा था। खाला ने जवाबा घुघरी से नवाजा। आंटी, मेरे जॉब का तो पता है ना आपको, मैं मुर्दाखाने में डॉक्टर हूँ। आए दिन लाशों को काट कूट कर मुआयना करती रहती हूँ, कभी कभी तो घर पर भी ले आती हूँ। बाबा ने अलग सा स्टोर बनवाया है पीछे। चलिए आए, मैं दिखाती हूँ। कल रात ही बिल्कुल ताज़ी लाश लाई हूँ। नयान खुशदिली से अपने काम के मुतालिक मालूमात फराहम करती उठी। आंटी झुरझुरी लेकर पीछे हो गई थी। वैसे जिंदा लोगों का भी इलाज करना अच्छे से आता है। आपके बेटे को कोई बीमारी तो नहीं है ना? वो फिर से सोफे पर बैठ गई और ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर आंखें निकाले आंटी को देखा। अस्तगफुरुल्लाह। शमीम, ये कैसी भांजी है तुम्हारी? इसके साथ मेरे आतिफ का रिश्ता करवाना चाहती हो तुम? हन। आंटी अपना हैंडबैग कंधे पर डाले खड़ी हो गई थी। नयान लब भीचे, अपनी हंसी जब्त कर गई। नहीं सुनो तो मैं समझाती हूँ। मेहरमा बेगम और खाला इन खवातीन के पीछे निकल गई। नयान पैर फैलाकर ट्रे में से बादाम पिस्ता उठाकर खाने लगी। कब सुधरोगी तुम? ऐसे पेश आते हैं मेहमानों से। अम्मी इस हरकत पर गोज में आ गई। नहीं करनी शादी तो साफ बोल दो, ऐसे तजलील कराने की क्या जरूरत थी? शमीम खाला ने भी कसर न छोड़ी। कितनी दफा बोला तो है, आप दोनों ही बाज नहीं आती तो मुझे फिर यही हरकतें करनी पड़ेंगी। नहयान ने गैर लापरवाही से शाने उचकाया। आपा, मैं तो आइंदा कोई रिश्ता नहीं लाऊंगी, तुम खुद ही देख लो अपनी बदज़बान बेटी को। खाला नाराज होकर रवाना हो गई। अम्मी ने अफसुर्दगी से हंकारा भरी और अपने कमरे के जानिब बढ़ गई। जारी है।